अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल 2 के महबूब मुझे था आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है शाज़िया चौधरी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। तानिया तो जब से खावर विला आई थी मुसलसल तजुर्बात और तज्जियात की जद में थी। बकौल सलीम कौसर के यहाँ मंजर से पस मंजर तक हैरानी ही हैरानी देखने को मिल रही थी। उसे ना यहाँ का माहौल समझ में आता था और ना यहाँ के मकीनों का मिजाज पल्ले पड़ता था। अजीब पुर इसरार सी फजा थी और अजब कुतराए उखड़े अजनबी रस्मी रवैयों वाले मकीन। या खुदा कहाँ फंस गई हूँ मैं। एफएससी प्री मेडिकल करके आगे मेडिकल में अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती से उसका लाहौर में फातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। मसला रिहाइश का था। लाहौर में उसके डैडी की दूर की जान पहचान की एक अजीज सादा बेगम रहती थी। फिर सोए इत्तफाक के सादा बेगम की बहू शहरीन के मैके वालों की तानिया की अम्मी से बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, लिहाजा उन्होंने खुश दिली से अपने यहाँ ठहराने पर इसरार किया। कॉलेज के हॉस्टल में फिलहाल 2 माह से कब्र रहाइश के लिए कोई कमरा खाली नहीं था, सो इस वक्त तक के लिए उसकी रिहाइश गाह खावर विला करार पाई थी। यहाँ आकर शुरू में तो खूब घबराई, नई जगह नई दरस का नया माहौल, मगर फिर 2 हफ्तों में सेट हो गई। कॉलेज में हम मिजाज दोस्तें भी मिल गईं और इसाजा भी झिझक और अजनबियत दूर होती गई। अलबत्ता खावर विला में वो जितना वक्त गुजारती वो कदरे बेसुकूनी से बेचैनी में ही कटता था। ये बात नहीं थी कि इनफरादी तौर पर इनका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। हर शख्स ने अपनी जगह खूब आवभगत की थी। उसे ज़ाती तौर पर कोई तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं थी। जो चीज़ इसके आसाब पर कौड़े की तरह बरसती थी वो अहले खाना के सर्द महर अंदाज, खुश्क और पुरतकल्लफ रस्मी रवैये, एक दूसरे से बदगुमानी और कुदरत के जज्बात थे। हर शख्स अपनी जगह एक दूसरे से बदगुमान और शाकी नजर आता था और इस बदगुमानी और तनफुर का असल मंबा या दूसरे लफ्ज़ में वजह तनाज़ा इस घर के सरबराह खावर खावर मुगल का सर्दो संगीन और सपाट रवैया था। एक नज़र देखने में बड़े ग्रेसफुल और बुर्दबार लगते थे, मगर इनके चेहरे से बरसता रोब दबदबा, सख्ती और तंदही इनकी शख्सियत को मुकाबिल के लिए बड़ी हैबतनाक, पुरजलाल और दुर्चत मिजाज बना देती थी। इनकी आंखों का सर्द महर रूखा बर्फीला तासुर जैसे रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर देने का बाइस बन जाता था। इनकी इस सख्त गिर और चटान सिफ्त मिजाज की बदौलत अम्मा जी सादा बेगम तक अपना असल मुद्दा और मुंतहा पेश करते वक्त घबरा जाया करती थीं। हालांकि बज़ाहिर वो कहते किसी को भी कुछ नहीं थे, ना चीख चिल्लाकर बरहम मिजाजी का इजहार करने की आदत थी। वो ठीक ठाक कमगो थे, मुकाबिल को बेआसान करने के लिए उनका धीमा मगर 2 टोक हतमी सर्दो सपाट लहजा ही काफ़ी होता था, जिसके आगे अम्मा जी की भी नहीं चलती थी। गवर्नेंस किधर है? बेबी नींद से जाग गई है। 6 माह की जैनी काट में पड़ी हाथ पांव मारती हुई रोने की तैयारियों में थी। खावर ड्रेसिंग टेबल के आगे सूटेड बूटेड होकर तैयार खड़े अपना जायजा लेते हुए ब्रश कर रहे थे। तभी माँ को खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होने पर इस्तफतार और इतला का काम अंजाम दिया। उधर काशी का यूनिफॉर्म बदलवा रही थी। आती ही होगी अम्मा जी काट की तरफ बढ़ी। उसकी माँ कहाँ चली गई? पराई औरत पर छोड़े हुए है बच्चे। इतनी नन्ही सी जान को यूं बिलकता छोड़कर जाने वाली माओ के कलेजे जाने पत्थर के होते होंगे। हमसे तो ऐसी संगदिली का मुजाहरा नहीं होता। वो जैनी को गोद में लेकर थपक रही थी, साथ साथ वह आवाज बुलंद बुड़बुड़ाहट भी जारी थी। जिसे औलाद ना हो गई खिलौना हो गया। फुर्सत मिली तो गले से लगाकर चुम चाट कर 2 मिनट को अपना दिल बहला लिया। वह गन्ना पंघुड़े में फेंक सच समझ कर बाजारों होटलों की सैर को निकल लिए। अम्मा जी साफ इन्हें सुना रही थी। जवाब में खावर ने ठटक कर मुड़ते हुए बेहद सुलगती निगाह से माँ को देखा था। बहैसियत इंसान हर फर्द को अपनी मर्जी से आज़ादी से जीने का बुनियादी हक हासिल है। आपकी बहू कोई दुनिया से अनोखा काम तो नहीं कर रही। इनके अकड़ खरे अंदाज पर माँ जी ने बेहद बुरा मानकर उनकी शक्ल देखी। आज़ादी का मतलब ये तो नहीं होता कि बंदा घर बार को चूल्हे में झोंक दे। भला बताओ, सारा सारा दिन घर से बाहर गुजार देना, औलाद को किसी गैर के भरोसे पर छोड़ जाना, घर में आए गए से मिलने मिलाने के औकात में घर से गायब रहना किसी औरत को जेब देता है? क्या इस तरह घर चला करते हैं? वो बिगड़ रही थी। वो जिस माहौल और जिस घर से आई हैं वहाँ ऐसे ही चलता है, इसमें इनका क्या दोष? इन पर मतलब असर ना हुआ था। अम्मा जी बल खाकर रह गईं। चुड़ैल ने कैसे मियाँ को अपने हुस्न के जाल में फांसा हुआ है कि 2 लफ्ज़ नहीं सुन सकता उसके खिलाफ। मगर शादी के बाद औरत को नए माहौल के मुताबिक अपने शौहर के लिए खुद को बदलना पड़ता है। जवाब में एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट खावर मुगल के होंठों को छू गई। हर पेक में लचक नहीं हुआ करती अम्मा जी। यूं भी शादी से पहले इसी रूप में आप लोगों ने इन्हें पसंद किया था, या इन्हें पहले बता देती कि शादी के बाद तुम्हें इस पेकर में ढलना होगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना? अम्मा जी जिद होकर इधर उधर देखने लगी। खैर से गई कहाँ है? उन्होंने मौजू ही बदल डाला। जाहिर है हस्बे साबिक वेमेन क्लब की किसी तकरीब में। एक तो इन बेगम साहिबा के सोशल वर्क और पार्टियां डिनर कभी खत्म होने को नहीं आते।
वो फिर पटरी बदलने लगी। आएंगी कब मलका आलिया? वो खुद पर कंट्रोल के बावजूद तंजिया लबो लहजा तर्क नहीं कर सकती थी। डिनर के बाद उन्होंने इत्मीनान से तैयार होकर अपना अलविदाई जायजा लिया और परफ्यूम स्प्रे करने लगे। इधर माँ जी कलस कर रह गईं। इनकी वापसी तो आधी रात को होगी और इधर जो फरियाल को देखने के लिए शाम में कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बात कौन करेगा? देख लो अब जरा बहू साहिबा की नाफरमानियां। हालांकि कल से बता रखा है बल्किस ने कि कल फरियाल के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे हैं। आप और खावर घर पर ही रहिएगा, बड़े ठसे वाले हैं। इनके यहाँ की खवातीन भी बहू और उसके मैके वालों की तरह गिटपिट अंग्रेजियां बोलती हैं। बल्कि इसने कहा भाभी और खावर होंगे तो इनको आराम से संभाल लेंगी। इन पर भी रोब रहेगा कि हम भी कुछ कम नहीं। अब बताओ, अपने लल्लू पच्चू कामों के लिए तो इनके पास फुर्सत जरूर है और घर की अहम जिम्मेदारी में हाथ बटाने का कोई ख्याल नहीं। मुझे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस डीलिंग करनी है, मैं तो इधर जा रहा हूँ। बशीर मेरा ब्रीफकेस गाड़ी में रख दो। देखो समद ने गाड़ी अच्छी तरह साफ की है या नहीं? अम्मा जी जलकर कोयला ही तो हो गई। दोनों मियाँ बीवी को अपने अपने कामों की पड़ी है और इधर बेवा माजूर बहन की बेटी के मुस्तकबिल की कुछ परवाह नहीं, माँ की तकलीफ का कुछ एहसास नहीं। शाबाश है बच्चे। मगर इधर कुछ खास असर नहीं हो रहा था इनके वावेले का। मुद्दत हुई ऐसी बातों पर उन्होंने सीरियस होना छोड़ दिया था। रिश्ते जोड़ने बनाने के काम में आपसे ज्यादा महारत किसको होगी? ये महाज आप लोग खुद ही बखूबी संभाल लीजिएगा। मुझे तो वैसे भी ऐसे कामों की सेंस नहीं। इनके बेगाना से रूखे फीके अंदाज पर एक लम्हे को लाउंज में रिमोट कंट्रोल के बटन दबाती तानिया शशदर सी होकर रह गई थी। इनके जाने के बाद अम्मा जी जले दिल के फफोले फोड़ने के लिए तानिया के पास आ बैठी। जाने कौन सी पट्टियां पढ़ाती रहती है, इस कदर हुस्न से मेरे बेटे को अपने काबू कर लिया है। कहाँ इतना फर्मा बरदार, इतना ख्याल रखने वाला हुआ करता था। ये हैसियत रह गई है माँ की। दूसरों की भी तो बहू हैं, राज कराती हैं ससुराल को और फालतू में रूप भी सहती हैं। मैंने तो इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत, इतने लाड प्यार से रखा हुआ है। इतने तो उसके नखरे हैं। अपने मैके की अमारत और तालीम का हम पर क्या एहसान है? होंगे अमीर वो अपनी जगह, हम क्या किसी से कम है? जब हमारी ही खुशी गमी में शरीक नहीं तो हमें उसकी सूरत और अमारत को चाटना है। मेरी खबर पर तो जैसे शहर फूंक दिया है इस खूबसूरत चुड़ैल ने। शाम को फरियाल को देखने के लिए आने वाले मेहमानों के साथ क्या डीलिंग हुई इसका तो तानियों को पता न चल सका क्योंकि वो कॉलेज गई हुई थी। अलबत्ता रात के खाने पर शहरीन के माथे की तेवरियां, बल्कि इस अपा अम्मा जी के फूले फूले चेहरे देख खासी हद तक अंदाजा हो गया कि बहरहाल कोई गर्मा गर्मी जरूर हुई है या फिर मुतवक्को है। ये मुझ बदनसीब की तकदीर थी कि खामन हादसे में चल बसा और मैं टांगे कटवा बैठी। 6 नन्ही जानों की जिम्मेदारी मेरे मैके पर आ पड़ी। मुझे तो बड़ा मान था, बड़ा आसरा था कि भाई मेरे बच्चों को फूलों की तरह रखेगा। मुझ कमबख्त को क्या खबर थी बीवी के आ जाने के बाद भाई की नजर बदल जाएगी। अब इस जोगी भी नहीं हूँ कि मेहनत मजदूरी करके ही बच्चों का पेट पाल सकूं। पड़ी हूँ भाई के दर पर लावारसों की तरह। बच्चों का आगा पीछा कौन देखेगा? इन बदनसीबों का कौन वली वारिस होगा? सोचा था अब ये फिक्रें भाई बांट लेगा। अल्लाह ने पैसा भी खुला दे रखा है। बादशाहों के महल जितना घर है, जगह मिल ही जाएगी, मगर जब दिल ही तंग पड़ जाए तो महलों का क्या करना? बल्कि इस आपा बड़ी दिलसोजी से बगैर किसी को मुखातिब किए कह रही थी। जवाब में खाबर मुगल की फराख पेशानी पर बल पड़ते तानिया ने साफ देख लिए थे। शहरीन तो नाक मुंह चढ़ाकर नहायत बेपरवाही के आलम में दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गई थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके नाम से आपके ज़ाती अकाउंट में हर माह एक कसीर रकम जमा करवाता हूँ। इसके अलावा आपके हर बच्चे का जेब खर्च बाकायदगी से हर माह इन्हें मिल जाता है। आपके बच्चे शहर के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम है। इनके जूते कपड़े दीगर ज़रूरियात के लिए अलहदा से रकम मख्तस करके अम्मा जी के हवाले करता हूँ। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप मेरे सेक्रेटरी मुख्तियार अमान साहब से किसी भी वक्त जितनी चाहें रकम निकलवा सकती हैं। घर में आप समेत आपके हर बच्चे के लिए अलहदा बेडरूम है। आपकी आसानी के लिए आप लोगों का पोर्शन बाकी घर से अलग बनाया हुआ है। आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मुलाजिम मौजूद रहते हैं घर में। इसके अलावा भी आप लोगों की छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। फिर भी आप लोगों को शिकवा है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? इनके मतलब दो टोक खत्मी अंदाज पर अम्मा जी बमा बल्कि इस आपा जुज्बुज सी होकर रह गई। बेटे ये सही है, तुमने हर तरह से बेवा माजूर बहन और बुढ़ी माँ के आराम का ख्याल रखा हुआ है, मगर बच्चे रुपए पैसे और ऐशो आराम के अलावा भी बंदे की हजार जरूरियात होती हैं। हम लोग तो तरसते रह जाते हैं कि तुम दो घड़ी को हमारे पास बैठो, मिलकर हम अपने दुख सुख की बातें करें। हंसे बोले, बहू ने तो खैर कसम खाई हुई है हमारे दुख सुख में शरीक ना होने की, मगर तुम तो हमारे अपने हो। हमें तो यूं लगता है तुम हमारे दरमियान रहते हुए भी हमारे नहीं हो। जवाब में खाबर मुगल ने यके बाद दिगरे बहन और माँ पर गहरी नजर डाली। इस चुपचाप सी निगाह में अजब तो मुस्कुर तंस और आज़ादगी थी। इस दौर में सबसे बड़ी जरूरत जिस्मानी तस्कीन यही है, पैसा है।
तो इससे मन पसंद खाने खाए जा सकते हैं। रकम हाथ में हो तो पूरा बाजार खरीदा जा सकता है। जेब गर्म हो तो बादशाहों जैसा महल तामीर किया जा सकता है। सब कुछ माया ही होता है। आपके पास पैसा मौजूद है, इससे जो जी चाहे खरीदे। मगर इंसान का नेमुल बदल पैसा नहीं हुआ करता। अम्मा जी को दिल्ली रंज पहुंचा था बेटे के जज्बात से आरी अंदाज पर। अच्छा, उनकी नजरें जैसे माँ की नजरों में पेवस्त होकर रह गई थीं। ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं अम्मा जी। इंसान चाहे तो पैसे के बल पर इंसान को भी खरीद सकता है, उसके जज्बात उसके दिल को तो नहीं खरीद सकता है ना। तानिया कहना चाह रही थी मगर सूरत हाल को देखते हुए दिल ही में दबाकर रह गई। अपना ख्याल यूं भी वो खाबर मुगल से बराह रास्त कभी मुखातिब नहीं हुई थी, और सच्ची बात तो ये थी ना ही उसकी इतनी हिम्मत पड़ती थी। बहू, अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाती, मेहमानों से मिल लेती तो क्या हर्ज था। अम्मा जी अपनी मालदार तरहदार बेपनाह हसीन बहू को सीधा सीधा आड़े हाथों तो नहीं ले सकती थी, इसलिए दबे दबे अंदाज में अपनी खफगी जता रही थी। मैंने कोशिश की थी आंटी, मगर टाइम नहीं मिला। वो बज़ाहिर नहायत रसानियत से कहकर उठ गई थी। फिर रात को तानिया के साथ बाहर वॉक करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली थी। हाँ, मैं करूँ ना करूँ इनकी खातिरदारियाँ, पासदारियाँ, जिसे मुझे तो फूलों की सेज पर बिठाया हुआ है। जादूगरनी ने मेरे शौहर को कब्जे में कर रखा है, इसे मेरा होने ही नहीं दिया। जब फल खाने ही अपने नसीब में नहीं है तो पत्तों शाखों को देखभाल कर लेने से क्या हासिल। क्या मतलब भाभी? वो होंक सी शहरीन को देखने लगी। क्या खबर भाई आपके साथ अच्छे नहीं हैं? सादा आंटी का कहना तो ये है कि आपकी कशिश ने खावर भाई के मिजाज बदल दिए हैं। तानिया को खासा ताज्जुब था। बुढ़िया के दिमाग में तो खन्नास भरा है। शहरीन चटक चटक गई थी। मियाँ मेरा है और नाज नखरे माँ बहन के उठाता है। अरे मुझे तो एक ऐसी साथ नसीब नहीं हुई इन 5 सालों में जिसमें दिल को ये यकीन हुआ हो कि खावर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मेरे तो वो बने ही नहीं। मैं कभी जाने फितरी जज्बे कैसे करीब लिए आए जो काशी और जैनी की सूरत में मेरे सुने आंगन में 2 फूल खिल गए, वगरना इस पत्थर सिफ्त बेहिस इंसान के कुर्ब में शायद सारी उम्र के लिए प्यासी बैठी रहती। तानिया जैसे सन्नाटे में आ गई। शहनीन के चेहरे पर बोलती नार साई तिश्नगी और हसरत पुकार पुकार कर उसके बयान की तस्दीक कर रही थी। तो भाभी आप खुद को बदल कर देख लें, हो सकता है आपका मौजूदा रूप इनकी पसंदगी के मयार पर पूरा ना उतरता हो। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहा करती हैं तो बिल्कुल यंग, मगर इन्हें शुरू से आंटी ही कहती रही हूँ। नमू आंटी वो कहा करती हैं, ताल्लुकात इस्तवार करने की पहली सीढ़ी दूसरों का ख्याल रखना हुआ करता है। आप इनको होने इनके दिल की बात इन्हें जुबान पर लाने का मौका दे, फिर उसके मुताबिक उनके मतलूबा रूप में ढल जाए। शहरीन ने मलूल से अंदाज में उसके गुलाबी रुखसार थपके। अरे तानिया डेयर, तुम नहीं जानती, खाबर मुगल का दिल एक ऐसा बंद किला है जिसमें दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई दरार नहीं है जहां से अंदर दाखिल हुआ जा सके। इस कठोर शख्स का दिल जीतना नामुमकिन है। मैं इन 5 सालों में हर हरबा अपना चुकी हूँ। हो सकता है वो किसी से। तानिया ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़कर शहरीन की तरफ देखा। वो मुजम्मल से अंदाज में मुस्कुरा दी। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अलिफ ये उसकी हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, कंघाल चुकी हूँ। उसने सारी जिंदगी ना कोई दोस्त बनाया ना राजदार। बिजनेस और सिर्फ बिजनेस अहम है उसके लिए, हर शय से बढ़कर। मैंने अक्सर औकात खुफिया तरीके से उसकी बाहर की सरगर्मियों पर नजर रखी थी। उसकी कॉल्स, उसके ऑफिस का माहौल, हर शय चेक कर डाली, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। भला बताओ, जिस शख्स ने सारी उम्र किसी मर्द से भी दोस्ती ना की हो, वो औरत से क्या ताल्लुक रखेगा। हत्ता कि अमेरिका जैसे आज़ाद ख्याल मुल्क में 2 साल गुजारने के बावजूद उसके सर्द पत्थर जैसे दिल को जज्बात की आंच नहीं पिघला सकी। अब तो मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी हूँ। तानिया तानिया उलझ सी गई थी। खाबर मुगल की शख्सियत उसे अव्वल रोज से बड़ी पुरअसरार और पर्ददार सी लगती थी, यूं जैसे पुराने तर्ज की बनी हुई कोई खूबसूरत सी आसेफ ज़दा हवेली हो जिसे दूर से देखकर जिस्म जाँ में फरीरी सी दौड़ जाती हो। वो उनसे अच्छा खासा खाइफ रहती थी और अब तो मजीद हरासा सी हो गई थी। अरे कहाँ निकल रही हो तुम? साइमा और राजिया दोनों जुड़वां थी और मैट्रिक के पेपर देकर अभी फारिग ही हुई थी। शाम के औकात में खसूसी एहतमाम से तैयार होकर बशीर को गाड़ी निकालने का कह रही थी, जब सादा बेगम ने पीछे से कड़कदार आवाज में इस्तफसार किया। इनकी आंखों में नागवारी और गुस्सा था। यूं ही नानी जान जरा आउटिंग पर जा रहे हैं। साइमा ने बुटीक का डिजाइन करदा नए नवेले प्योर कॉटन के जदीद कढ़ाई वाले सब्ज सूट को कलफ ज़दा अकड़े हुए दुपट्टे को एक साइड पर पिन अप करते हुए बड़े लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया था। कौन सी आउटिंग होती है? इस वक्त शाम सर पर है और जवान जहां लड़कियां अकेली निकल रही हैं बन संवर कर। चलो बैठो घर आराम से। अरे छोड़िए भी नानी जान, क्या वकीनुसी बातें करती हैं। राजिया ने अपने बॉब कट बालों को मिरर में देखने के बाद नानी के कंधों को हल्का सा छुआ और फिर बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। सादा बेगम तिल मिलाकर इन्हें ज्यादा देखती रही। देख लो किस कदर खुद सर है ये औलाद तुम्हारी, ना शर्म ना हया, दीदों का पानी ही ढल गया है। एक वो लड़का है अतहर, सारा सारा दिन बाइक उड़ाता रहता है। खबर जो है मामू के पास
तिजोरियां भरी हुई हैं, मुफ्त का पैसा है सो बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी फरियाल क्यों ही देख लो, नौकरी क्यों तो शोर मचा दिया कि मुझसे सुबह शाम टैक्सियों वैगनों पे धक्के नहीं खाए जाते, और मामू से फरमाइश करके नई सुजुकी कार ले ली। अब सुबह से निकल पड़ती है और शाम गए सारा पेट्रोल फूंक कर नवाबों की तरह ठाठ से घर वापस आती है। ना कोई पूछने वाला ना बोलने वाला, रोक टोक और पूछ कुछ तो घर के मर्द ही तो क्या करते हैं। यहाँ मामू के पास टाइम नहीं। शितर बेमुहार नहीं होंगे तो और क्या होंगे, मैं माजूर, मुझसे कौन डरे। मामू ने खुली छुट्टी दे रखी है, सो बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। बल्कि इस आपा माँ के वावेले पर सारा दोष भाई को दे रही थी। उसके पास तो एक ही जवाब होता है, रुपए पैसे की, खाने पीने की, ऐश आराम की तंगी है तो मुझसे कहें, बाकी बातों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जाने वो ऐसा क्यों हो गया है। वो तो बड़ा लिहाज वाला, बड़े एहसास वाला हुआ करता था। बल्कि इस आपा को भाई के रवैयों पर सख्त मलाल था। तानिया बायो की डायग्राम बनाते हुए चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। उसके जहन में हलचल सी मची हुई थी। अरे जानू चंदा, मेरी जल्दी से चुप हो जाओ, अभी आ रही है। आ करती हाथ पांव मारती जैनी को दोनों हाथों पर उठाए वो लॉन में टहल रही थी। जब अंदर से खावर मुगल निकलकर पोर्च की सिमत बढ़ते नजर आए, तानिया ने एक लहजे को अपनी तवज्जो जैनी से हटाकर उनकी जानिब मबजूल की। सिल्वर ग्रे 3 पीस सूट में वो निक्सिक से तैयार बड़ी शान बेनियाजी से पुरइत्तमाद मजबूत चाल चलते हुए सफ़ेद करोला तक आए थे। ब्राउनिश ब्लैक घने बालों का गुच्छा बड़े स्टाइलिश अंदाज में इनकी पेशानी पर पड़ा हुआ था। ना जाने कितने दिल तक इसी गुच्छे में अटक गए। उसने बेख्याली के आलम में सोचा था। उसके करीब से गुजरते हुए कुछ सोचकर वो रुक गए। हेलो बेबी, कैसी हैं आप, उन्होंने रस्मन पूछ लिया। बी फाइन। वो इनकी मौजूदगी में हमेशा की तरह घबराकर बौखला सी गई थी। स्टडी कैसी जा रही है, उन्होंने यूं ही पूछ लिया। बायां हाथ गाड़ी का लॉक खोल रहा था। ठीक ठाक। तानिया को जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो बड़े उलझे उलझे से हों। इनकी गहरी बुरी आंखों में अजब सी सुर्खी छलकती महसूस हो रही थी। वो इस बाबत पूछना चाह रही थी मगर इतनी ताप कहाँ से लाती। एनी प्रॉब्लम। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने उसी नॉर्मल से अंदाज में चुटती सी निगाह उस पर डालकर सवाल किया और उसके सर नफी में हिला देने पर जुल्म से गाड़ी निकाल कर ले गए। वो जैनी को लोरी देते हुए कितनी ही देर इनके बारे में सोचती रही, यूं ही बेध्यानी के आलम में इनके रवैयों का तज्जिया करती रही। रात को पढ़ते पढ़ते प्यास लगी। अपने फ्रिज में झांका तो इत्तेफाक से दोनों बोतलें खाली थीं। वो ग्लास उठाए बाहर आई। लाउंज से गुजरी तो लाइट जलती देख इधर आ गई। सोफे में धंसे मुंह में सिगरेट दबाए बज़ाहिर तो वो टीवी की सिमत मुतवज्जो थे, मगर जहन जाने किन भूल भुलैयों में गुम था। जिस्म पर कीमती स्लीपिंग गाउन लिपटा हुआ था। लाउंज की फिजा में सिगरेट की महक के साथ साथ उनकी मखसूस परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू शामिल थी। उसने मुड़कर वॉल क्लॉक की सिमत देखा। 12:30 बज रहे थे। बाकी पूरा घर नींद की आगोश में था। मान उनकी नजर उस पर पड़ी। वो कदरे सीधे होकर बैठ गए। तानिया खजल सी होकर आगे बढ़ाई कि अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था। आप सोए नहीं अभी तक खावर भाई, थूक निकलकर हाथ में पकड़े ग्लास के किनारों पर मजबूती से उंगलियां जमाए हुए उसने इन्हें मुखातिब किया। अंदाज में झिझक थी। नहीं, उससे मुख्तसर जवाब कोई हो भी नहीं सकता था। उनकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर जम गई थीं। किचन में गई तो पानी पीने के बाद अपने लिए कॉफ़ी का मग बनाया और साथ में अज़ह हमदर्दी उनके लिए भी बना ली। थैंक्स, बेतासुर से अंदाज में कहकर उन्होंने उसके हाथ से मग ले लिया। फिर इखलाकन सामने वाली निशस्त पर बैठने का इशारा किया। तानिया का इरादा ऐसा नहीं था, मगर फिर कुछ सोचकर एहतियात से बैठ ही गई। वो मुकम्मल तौर पर टीवी की जानिब मुतवज्जो थे। शायद बीबीसी लगा हुआ था। तानिया ने इनकी गफलत से फ़ायदा उठाकर इनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कितनी शानदार पर्सनैलिटी है, मगर आंखों और चेहरे पर इतनी बेगानगी क्यों है। होंठों पर अब नायत आमीज़ मुस्कुराहट के निशान क्यों नहीं मिलते। मुझे 1 महीना होने को आया है, मगर मैंने अभी तक इनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की झलक भी नहीं देखी। ना माँ बहन के लिए, ना बीवी बच्चों के लिए, और ना किसी दोस्त आशना के लिए। कितने बंद बंद से लगते हैं देखने में। शहरीन भाभी ठीक ही कहती हैं कि ये एक नाकाबिले तस्खीर किला है, लेकिन फिर भी हैं तो इंसान ही ना। नमू आंटी कहा करती हैं, खुदा ने किसी शख्स को पैदाइशी बुरा नहीं बनाया। अल्लाह ताला को तो अपनी सारी मखलूक से बराबर का प्यार है। इंसान के अच्छा बुरा होने में सबसे पहले माँ बाप की दी गई तरबियत, उसके बाद इर्द गिर्द का माहौल और फिर मुआशरे के अफराद हुआ करते हैं। इनके साथ ऐसा क्या मसला है। माँ खाइफ, बहन शाकी, बीवी मजलूम, बच्चे तवज्जो के मुंतजिर, और एक ये हैं हर शय भुलाकर सिर्फ बिजनेस में गुम रहते हैं। आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है यहाँ। वो अपने ध्यान में निहायत इन्हमाक से इनको पढ़ रही थी जब दफ्तन उसकी तरफ से मुतवज्जो होते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया था। एक लम्हे को तानिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। चोरी पकड़े जाने के ख्याल से चेहरे पर खिफ्त की सुर्खी छा गई। खबर मुगल ने एक लहजा को इस 17-18 बरस की दोशीज़ा का मासूमियत और सादगी के रंगों से सजा दिलकश कोमल गुलाबी चेहरा देखा। फिर बेतासुर अंदाज में निगाह हटा दी कि नज़र के इस तसादम ने तानिया की पेशानी अर्क आलूद कर दी थी। जी नहीं तो वो मुकम्मल तौर पर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए। असुनन अब उसे उठ जाना चाहिए था। उसका यहाँ कोई काम नहीं था। खबर भाई, आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं।
वो उठ खड़ी हुई थी, मगर जाने क्यों एक कदम आगे बढ़ाकर बेसाख्ता रुक कर पूछ बैठी थी। जवाब में उन्होंने सिर्फ भवें उठाकर मुतबसराना नजरों से उसे देखा था। वो अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहने लगी, खावर भाई, मैंने अक्सर महसूस किया है जैसे आपको खुदा न खासा किसी उलझन का सामना है। आपके अंदाज में बड़ी बेकली और इज़्तिराब सा पाया जाता है, जिससे लगता है आपको कोई परेशानी है। उसके खामोश होने पर खाबर मुगल ने चौंक कर उसके चेहरे का जायजा लिया था। इतनी मासूम सी छोटी सी सादा सी लड़की महसूसात के एतबार से इतनी पुख्ता भी हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाकर आराम कीजिए। उनके अंदाज में इतनी कतियत थी कि उसे मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दबे कदमों वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। फातिमा, एक कप चाय बना देना, स्ट्रॉन्ग सी। सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में हूँ। वो बजलत किचन के दरवाजे से हाँक लगाकर बढ़ गए थे। ये देखे बगैर कि किचन में मासी नहीं, तानिया कटर पटर कर रही है। अपने लिए दोपहर का खाना निकालती तानिया ने अपना काम रोककर उनके लिए चाय बनाई और मध्यम सी दस्तक देकर उनका जवाब मिलने पर अंदर चली आई। अरे, आपने क्यों जहमत की? वो टाई ढीली किए अपने इस फॉर्मल ड्रेस में इजी चेयर पर दराज थे। अंदाज में बहुत थकन और कसलमंदी नुमायां थी। कोई बात नहीं, उसने कप इन्हें थमा दिया। खावर भाई, आप इतने तन्हा, इतने आदम बेजार क्यों रहते हैं? सबसे अलग थलग अपनी ही दुनिया में गुम आज वो सारी हिम्मतें बेदाग करके बिला आखिर पूछी बैठी थी। आपका वहम है बेबी। उसकी बात पर वो पहले ठटके फिर सर झटक कर सख्ती से कहकर चाय की सिमत मुतवज्जो हो गए, गोया मजीद कुछ ना सुनने बोलने का सिग्नल दे दिया हो। मगर वो जैसे तय करके आई थी, इस तरह का रवैया तो खुद आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। आप बहुत अकेले हो जाएंगे। नमू आंटी कहा करती हैं, हम माशरे में अकेले नहीं होते हैं, मगर इस वक्त जब अफराद से कोऑर्डिनेशन में खलल वाक़ हो जाए और कम्युनिकेशन में गैप पैदा हो जाए, उसके सादा और फितरी रवां लहजे पर और सबसे बढ़कर उसके जुमलों के इंतखाब पर वो यकवक्त भुंचका होकर हकीकी मैनों में उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। वो इनके यूं मुंजमिन से होकर घुरने पर अंदर से हरासा सी हो गई। शायद मुझे इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। वो झपाक से बाहर निकल गई। क्या हो रहा है बेबी? इस शाम वो लॉन में सब्जे पर बैठी पढ़ रही थी जब वो इधर चले आए। जी बस पढ़ाई, आप आइए ना, बैठिए प्लीज। और तानिया की हैरत इस वक्त हुई जब वो वाकई लॉन चेयर घसीट कर बेतकल्लुफी से बैठ गए। मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, ध्यान नहीं दिया। इस पॉइंट पर आप आउटिंग वगैरह के लिए जाना हो तो ज़रूर बताइएगा। खावर भाई, अगर मैं ये कहूँ कि आप इतना बिजी रहते हैं जितना कि खुद को बिजी रखते हैं, तो उसने इनकी दूसरी बात गोया सुनी ही नहीं थी। वो इस बार बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चौंके थे। तानिया ने दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर खुद को शाबाश दी, गोया उसका तुक्का दुरुस्त निकला था। आप ये बात कैसे कह सकती हैं? उनकी पेशानी पर बेशक गुस्से और नागवारी के बल पड़े थे, मगर आंखों में गर्दिश करती परेशानी और ताज्जुब बहरहाल तानिया की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका था। उसका अंधेरे में चलाया गया तीर निशाने पर जा लगा था। नमू आंटी कहा करती हैं, जब कोई शख्स ज़माने से खाइफ होता है तो बेगानगी और गुस्से का खोल लिपेट कर अपनी ज़ात को बेसाख्तगी और जज्बात की रवानी को महसूर होकर किला बंद हो जाता है। इस किले को बाहर से देखने वाले उसे बड़ा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर समझते हैं, जबकि जो बहादुर हिम्मत करके उसके अंदर घुसता है वो ये देखकर मुतहिर रह जाता है कि आहनी किले के अंदर तो दरअसल रेशम और मोम के बने बेबस ख्वाबों के बेजान पुतले मौजूद होते हैं। आप इतनी छोटी सी होकर इतनी बड़ी और मुश्किल बातें कैसे कर लेती हैं? वो हकीकतन मुतहिरे रह गए थे। इसका क्रेडिट नमू आंटी को जाता है। इन्हीं का कहना है कि शेयर कर लेने से दुख आता रह जाता है। आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताकर दिल का बोझ हल्का कर लें। शहरीन भाभी से शेयर कर लें, आंटी या आपा से कह दें, वगरना आप पेच दर पेच सोचों के जाल में उलझते चले जाएंगे। उसने बड़े खलूस से इन्हें मशवरा दिया था, जिस पर जाने उन्होंने अमल दरामद का सोचा या नहीं। अलबत्ता ये हुआ कि इनका रवैया उसके साथ बड़ा अपनाइट आमेज और किसी हद तक दोस्ताना होता चला गया। वो गैर महसूस अंदाज में उसकी सरगर्मियों में, उसकी फुर्सत के औकात में दिलचस्पी रखने लगे। उनके चेहरे पर छाई सख्ती और बेगानगी का नकाब उसकी मौजूदगी में गैर इरादी तौर पर सिरक जाया करता था। हैरत तो उसे इस वक्त होती थी जब उसने इन्हें तू के महबूब मुझे था मालूम है ये धीरे धीरे गुनगुनाते सुना। एक ही मिसरा आंखें बंद किए बड़े जज्ब के आलम में वो अपनी ही तरतीब दी गई धुन में गुनगुना रहे थे। और फिर उसे हैरत इस वक्त हुई जब एक दिन किश्वर नाहिद की बेनाम मुसाफर से एक नज़म मुंतखब करके उसे सुनाने लगे। आग और बर्फ के दरमियान पिघले लावे की सूरत ये आंखें जो दिल की कहीं अनकही होते देखें बरसने तो अच्छा ही है। नुमाइश की तहरीर से ज़िंदगी की रवायत निभाते बहुत उम्र गुजरी, बहुत हौसलों की शिकस्तगियों को पंदार ने खामोशी के कफन में लपेटा। बस अब रास्तों में दरख्तों की परछाइयों का संदेशा समझ लो वो दीवार गिरती नजर आ रही है। खावर भाई, आप और शायरी? वो इस्तिजाबिया बोली थी। तुम तो यूं हैरान हो रही हो गोया शायरी मुझ जैसे बंदे के लिए शजर ममनुआ की सी हैसियत रखती है। वो बेअख्तियार मुस्कुराए थे और उसी पल अंदर दाखिल होती शहरीन गेंग सी रह गई थी। उसने तो कभी इनके भींचे हुए पथरीले उनावी होंठों के गुंचों को शगुफ्तगी से खिलते नहीं देखा था। भाभी, मुलाहिजा करेंगे आप अपनी
नेगी फितरत के कमालात आज खावर भाई अपनी पसंद की शायरी सुना रहे हैं। तानिया ने खुशदिली से शहरीन को मुखातिब किया था। हाँ देख रही हूँ। शहरीन के अंदाज में अजब सा ठहराव था। नजरें खावर मुगल के चेहरे पर जमी थी, जहाँ मुस्कुराहट यूं गायब हुई थी जैसे कभी आई ही ना हो। बल्कि मैं तो मुंतजिर हूँ जब ये खुद भी शायरी करने लगेंगे। बदलती रुतों का क्या पता चलता है। शहरीन के लहजे की तल्ख और तुरश झंकार को तानिया तो समझ न सकी, और खावर मुगल ने समझ कर की भी तवज्जो ना दी। उस दिन सुबह से मुसलसल बूंदाबांदी हो रही थी। उसने कॉलेज से छुट्टी का प्रोग्राम बना लिया। ठंड भी ठीक ठाक हो रही थी। शाम के औकात में यूं ही मौसम की खबर लेने वो टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो धक से रह गई। एक कोने में कुर्सी डाले, हल्की नीली शर्ट और ग्रे पतलून में वो बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठे भीग रहे थे। आसमान पर गहरी बदलियों का रक्स जारी था। खबर भाई वो शॉल अच्छी तरह लपेटकर शीट के नीचे से होती हुई उनके पास पहुंच गई। उसे उनसे इस दीवानेपन की तवक्को ना थी। हाँ आओ भाई, तानिया में इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत ही महसूस कर रहा था। वो इतने इजी होकर बैठे थे गोया अपनी ख्वाबगाह के पुरसकून माहौल में हो। आप तो सारे भीग गए हैं खबर भाई। तानिया ने फिक्रमंदी से इन्हें देखा था। अरे यार मज़े में हूँ। उन्होंने इतनी ही बेफिक्री से हाथ हिलाया, और इस समय जैसे तानिया पर बहुत कुछ मुनकशिफ हो गया। खबर भाई एक बात पूछूं? पूछो ज़रूर पूछो, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। उनके अंदाज में महसूस की जाने वाली बशाशत थी जो आन की आन में इनके मिजाज पर छा गई थी। जी कहिए। उसे खबर मुगल बड़े नए से महसूस हुए। तुम्हारा ये अंदाज़े तखातो बड़ा प्यार और दिलकश लगता है। वो बेसाख्ता हंस पड़े थे। वो भी ज़रा सा झींक कर इनकी हंसी में शामिल हो गई। बस आदत सी पड़ गई है। फिर वो अपनी बात पर आगे संभल कर मुखातिब हुई। खबर भाई आपको कोई दुख है? उसके गैर मुतवक्को सवाल पर इस्तफामी अंदाज में उसे देखने लगे। नमू आंटी कहा करती हैं जब इंसान को बहुत कारी जख्म लगे, कोई बड़ा रोग या दुख जान को चिमट जाए, तो वो इसी तरह गर्मी सर्दी और ज़मान मकान के हिसाब से बेखबर हो जाया करता है। बड़ा गहरा नुक्ता निकाला था उसने। खावर मुगल ने एक गहरी सांस ली। बोले अब भी कुछ नहीं, बताएं ना खावर भाई, क्या ऐसी ही कोई बात है? उसने अब के बेधड़क इसरार किया था कि बहरहाल उनका खामोश अंदाज कुछ न कुछ मानी ज़रूर रखता था। तुम्हारे इस सवाल के जवाब में मुझे बेसाख्ता एक नज़म याद आ रही है, कहो तो सुना दूँ? बिलाखिर वो बोले, हाँ ज़रूर, लेकिन पहले ये वजाहत ज़रूर कर दीजिए कि इतनी लंबी चौड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी में शायरी के शगफ से क्यों कर पाला पड़ा। इससे तजस्सुस था कि आया पहले इस मैदान के शाह सवार रहे हैं या ताज़ा ताज़ा आमद हुई है। जब मैं अमेरिका में होता था तो वहाँ फारिग औकात में उर्दू अदब से दिल बहलाता था। उसी ज़माने की कुछ यादें रह गई हैं, वगरना इससे पहले और उसके बाद मसरूफियात के जंगल में ऐसा भटका के फिर रास्ता ही ना मिला। बहरहाल नज़म सुनो। पूछने वाले तुम्हें कैसे बताएं आखिर, पूछने वाले तुम्हें कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर दे दें। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाएं तुझको, जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दे। आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको, ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है, जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा, जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं हमें क्या दुख है। इनके पुरसोस दिलकश लबो लहजे के ज़ेरो बम में वो खुद को डूबता महसूस कर रही थी। नजर नज़म सुनाकर वो चुपचाप सामने खला में तकने लगे थे, जबकि वो हनूस उसके शहर में गुम थी। तो आप इधर हैं? उसी लम्हे शहरीन इधर आई थी। उसके लहजे और चेहरे पर कुछ था जिसने तानिया को ना चाहते हुए भी शर्मिंदा सा कर दिया। और इधर आपके मोबाइल कमरे में बच बच कर थक गई। वो खावर से ही मुखातिब थी। खावर मुगल ने एक लफ्ज़ कहे बगैर मोबाइल हाथ में ले लिया। तानिया ने जाने के गर्ज से कदम आगे बढ़ाए। उसी लम्हे उन्होंने माउथ पीस पर हाथ रखकर उसे पुकारा, एक मिनट तानिया, तुम यूं करो, ड्रेस चेंज करके नीचे आओ, मैं भी चेंज करके आता हूँ, बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, वापसी पर आइसक्रीम खाएंगे, ठीक? वो कहकर फिर फोन की सिमत मुतवज्जो हो गए थे। चलिए भाभी आप भी तैयार हो जाए, इकट्ठे चलते हैं, मज़ा रहेगा। उसने सीढ़ियाँ उतरती शहरीन को मुखातिब करके एक्साइटेड होते हुए कहा। नहीं भाई, दावत तुम्हें मिली है लॉन्ग ड्राइव और आइसक्रीम खाने की, तुम ही जाओ, मेरे साथ तो ऐसा नादिर रोजगार वाकया कभी नहीं हुआ। शहरीन के कड़वे कसीले तल्ख अंदाज में क्या था, बदगुमानी तमस्कुर तंज जलापा। उसके लहजे की काट ने तानिया को चंद साथ के लिए गुमसुम सा कर दिया। बहरहाल बच्ची तो नहीं थी जो शहरीन के हासदाना तेवर ना समझ सकती। उसका खावर मुगल के साथ यूं इतने हसीन मौसम में तन्हा घूमना फिरना यकीनन बीवी होने के नाते उसे शौक ही गुजरना चाहिए था। यही सोचकर तानिया ने टाल मटोल भी करना चाहिए, मगर खावर मुगल ने एक ना सुनी। वो बड़ी तुरंग में नजर आ रहे थे ड्राइव करते हुए। तानिया इनके मिजाज के बदलते मौसमों को समझने में जब कतई नाकाम रही तो बिलाखर उनसे उलझ बैठी। खावर भाई, ये आपको बैठे बिठाए क्या हो जाता है? आपके मिजाज में इतना तनू क्यों है? कभी कुछ भी कभी कुछ। नमू आंटी कहा करती हैं मिजाज में इस किस्म की बेरब्तगी दिल में सुकून ना हो। क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपना सुकून करार कहीं लुटा बैठे हैं? जवाब में उसने इनके पत्थर चेहरे पर दुख की अजीब सी दरारें फूटती महसूस की। इनका चेहरा एक लम्हे को फीका सा पड़ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जज्बात की शिद्दतों को छू आए हैं उम्र के किसी हिस्से में?
وہ बगौर उन्हें देख रही थी क्योंकि नमू आंटी कहती हैं शिद्दतों के मौसम में भीगने के बाद इंसान के मिजाज में या तो खजां की जर्द बेरंगी छा जाती है या तलखियों की स्याही मिजाज को वहशत ज़दा कर देती है। वो अब के अजीब मुतासब मलूल अंदाज में मुस्कुराए, फिर गोया हुए। तमाम उम्र जिए और कुछ ना कर पाए, किसी के हो के रहे ना अपना कर पाए। ज़माना इसके हवाले से याद करता है कि जिससे वो अपने सितारे कभी ना मिल पाए। खबर भाई, वो एक लम्हे को सन्नाटे में रह गई थी तो उसका वहमा दुरुस्त निकला। यही बात थी जिस तक शहरीन की रसाई ना हो सकी थी, जिसे शहरीन नामुमकिन में शुमार करती थी। तानिया ने गहरे दुख के एहसास से लबरेज होकर उनकी सिमत देखा। इनकी आंखों की वहशत, इनके चेहरे पर छाई यासियत, तिश्ना कामी और लबो लहजे की थकन इस बात की शाहिद थी कि मिजाज की ये बेकली यूं ही बेसबब नहीं थी। वो कौन थी खावर भाई? तानिया के दिल में खावर मुगल के लिए बहुत सी हमदर्दी जमा हो गई थी। एक चिराग मंजिल। उन्होंने थके थके अंदाज में गाड़ी एक निस्बतन सुनसान सड़क के किनारे रोक ली और खिड़की के शीशों से बाहर के मनाजिर देखने लगे। आपको कहाँ मिली थी? ऐसे ही बरसते मौसम में पहली बार मुलाकात हुई थी और इस वक्त वहमो गुमान में भी ना था कि वो दिल की मकीन बन जाएगी। क्लास फेलो भी कोई, वो बड़े स्वभाव से जख्मों से कंकर चुनने का काम सर अंजाम दे रही थी। नहीं कोई रिश्तेदार, नहीं इसे इस किस्म का कोई रब्त इस्तेमाल नहीं था। बाबा मरहूम की किसी जानने वाले की इकलौती औलाद थी। माँ बाप दोनों अबू ज़हबी में थे। वो हमारे यहाँ आई थी तालीम मुकम्मल करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए माशियात कर रही थी। हॉस्टल में ही रहती थी, हमारे यहाँ वीकेंड पर आती थी। उसके गार्जियन थे हम लोग यहाँ, और उसका पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं था। वो शहरज़ादा कैफियत में उसके सवालों के जवाब दे रहे थे। क्या आपने पहली नज़र में उसे पसंद किया था? नहीं, मुझे तो बहुत अरसे बाद मालूम हुआ कि उसमें कोई शय ऐसी भी है जिसे पसंद किया जा सकता है। शुरू शुरू में तो मैं शदीद खाइफ रहा करता था इसके वजूद से। ये तो जुदाई ने बताया कि वो मेरे लिए क्या थी। उसके साथ रहकर तो एहसास ही नहीं हुआ था कि वो मेरी ज़रूरत भी बन सकती है। यूं भी जब तक पेट भरकर खाना को मिलता रहे, फाके की कैफियत से आशनाई कैसे हो सकती है? जब तक उसकी ज़ात का चश्मा मुयस्सर रहा, मैं सिराब होता रहा, तब तक एहसास की हिद्दत पास भी ना भटकी। जब सुते खुश्क हो गए, जब खैमे उखड़ने लगे, तो एहसास हुआ वो चश्मा आबे हयात था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। क्या चीज़ आपके दरमियान हाइल हो गई थी? मेरी बुज़दिली। उन्होंने बड़ी फराख दिली से तस्लीम की कर लिया था। बुज़दिल और आप? तानिया ने उनके लंबे चौड़े बारोब दबंग वजूद को देखते हुए बेयकीनी के आलम में कहा। हाँ, मसलहतों की आड़ लेने वाला बुज़दिल ही हुआ करता है। उन्होंने उसकी आंखों में झांका था। क्या वो भी आपको पसंद करती थी, और क्या आपने कभी उससे इजहार किया? इस पर तह तक पहुंचने की उजलत सवार थी। वो मजरूसी हंसी हंसती है। ऐसा कुछ हमारे दरमियान आया ही नहीं। तुम क्या समझ रही हो? ये रवायती इश्क व मोहब्बत की दास्तां है। अरे भाई, अगर ऐसा हुआ होता तो गम काहे का था? क्यों इतने बरस एक ही रोग पालता रहता है? अपने अंदर भुलाना दिया होता सब कुछ। क्या वो बहुत हसीन थी? इससे बड़ा इश्तियाक हो रहा था उस नादीदा हस्ती के मुतालिक जानने का जिसने खावर मुगल जैसी मजबूत चट्टान को पानी कर दिया था। यही तो सारा रोना है बीबी। इनको इनके अंदाज पर वो खाक भी ना समझी। क्या उसने कभी आपसे अपनी चाहत का इजहार किया? वो धीरे से हंस दिए। आखिर हो ना टीनेजर, बचकाना रोमांटिक आइडियाज ही आएंगे जहन में। अरे भाई, हकीकी जिंदगी में शौरी कैफियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। अच्छा, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं जब अमेरिका होता था तो इस दौरान उसने भेजी थी। ये मुझे इतनी अजीज है कि हर दम अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने पिछली सीट पर पड़ा अपना ब्रीफकेस थामा, लॉक खोलकर उसके एक खुफिया खाने से चंद कागजात निकाले और उसकी गोद में डाल दिए। तानिया ने एहतियात से एक कागज़ की तह खोली। मोतियों की सी लिखाई में सफ़ेद ब्रॉक वर्क के ऐन वस्त में दर्ज था। अजीज़म खावर, मानता हूँ बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, मगर तुम हौसला और हिम्मतें जमा रखो। अब इस कदर भी परेशानियों से क्या हासिल? कहाँ कहाँ तेरा रब जुलजलाल नहीं, फ़कत एक खैर अंदेश। उसने चाप के आलम में दूसरा वर्क खोला। ये किसी और तारीख का था, मगर स्टाइल वही था। अजीज़म खावर, हज़ार सानिये परदेस में गुजरते हैं, जो हो सके तो कभी हमसे राब्ता रखना, फ़कत एक खैर अंदेश। उसने तीसरा खत खोला। अजीज़म खावर, शाखें रहें तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, फ़कत एक खैर अंदेश। फिर उसने आखिरी खत भी खोला। अजीज़म खावर, कीमत ना लगा जज्बा इसार तलब की, हर शय को फ़कत चश्मे ख़रीदार से मत देख, मैं और कहीं साफ दिखाई नहीं दूंगा, हटकर मुझे आईना किरदार से मत देख, फ़कत एक खैर अंदेश। ये उसका आखिरी खत था जो जाने से पहले वो मेरे बेडरूम में टेबल पर छोड़ गई थी और फिर कभी पलट कर वापस नहीं आई। वो कौन थी खावर भाई? ऐसी अनोखी, ऐसी हमदर्द, इतनी आला ज़र्फ़ वाली। मानिया ने बगैर उससे मिले ही
اس کی تحریر کی خوشبو اس کے مزاج کا پتہ لگا لیا تھا۔ میں بھی آج تک ورتہ حیرت میں ہوں کہ ستارہ شام بن کر آیا برنگ موج سحر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا، ہمیں تو حیران کر گیا وہ۔ اس کی ذات کا بھید پوری داستان سن کر ہی پا سکو گی۔ اسی قصہ عجائب کو سنانے کے لیے تمہیں ساتھ لایا ہوں کہ تم نے بڑے غیر محسوس انداز میں مجھے پرت در پرت کھلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس گھٹن نے تو میرے اعصاب تک کو سن کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنی ذات کی قید میں محصور ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان سب لوگوں کو مصنوعی خون لگا کے زخم دکھانے کی عادت ہے، اور میں نے اپنے وجود کے اندر پڑے اتنے بڑے گھاؤ کو بے اعتنائی اور رکھائی کے پیراہن میں چھپا رکھا ہے۔ اپنوں کے لگائے گئے زخموں کا مرہم بازار کی دکانوں پر دستیاب نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عیش و عشرت، یہ تعیش، ان سے کچھ برس پہلے تک یہ سب لوگ قطعی ناآشنا تھے۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسے آرام نہ دیکھے تھے۔ ہم بہت معمولی سی حیثیت کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تم یقین کرو گی، ہمارے پورے گھر کا خرچہ میری کل تنخواہ 5200 روپے سے چلا کرتا تھا۔ وہ انکشافات پر انکشافات کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے نہیں خاور بھائی، ترتیب سے بتائیے سارے واقعات، اس نے بیچ میں ٹوک دیا۔ میرے بابا اور اماں جی کا تعلق سرحد کے ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ دونوں کے قبیلے بھی مختلف تھے، مگر شمع محبت ایک ساتھ دونوں کے دلوں میں جل اٹھی تھی۔ قبیلے کے سرداروں نے اس بندھن کو ناممکن قرار دیا۔ دونوں بھاگ کر پنچایت آ گئے اور شادی کر لی۔ پڑھائی لکھائی کا رواج تو ان کے قبیلوں میں نہیں تھا، سو دوڑ دھوپ کر کے بابا ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ تنگی ترشی سے ہی صحیح زندگی کے دن بیت گئے۔ سب سے بڑی بلقیس آپا کی شادی بابا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی۔ مجھے پڑھانے کا انہیں بہت شوق تھا، سو پیٹ کاٹ کر بھی انہوں نے اپنا اور میرا بھی تعلیم کا یہ شوق پورا کیا۔ مجھ سے چھوٹی نفیس کی بات بھی اپنے جیسے سفید پوش لوگوں میں طے ہو گئی۔ نفیس سے چھوٹا عمر بھی پڑھ رہا تھا۔ عمر اور بلقیس آپا کی سب سے بڑی اولاد فریال دونوں ہم عمر ہی تھے۔ میں نے ابھی MBA مکمل نہیں کیا تھا جب بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ میں پہلے بھی ٹیوشنز کر کے اپنا خرچہ پورا کرتا تھا، اب گھر کا بھی چلانے لگا۔ تقدیر کا چکر کے کچھ عرصے بعد بلقیس آپا اور ان کے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے شوہر تو موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بلقیس آپا ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی اولاد فریال میٹرک میں تھی اور سب سے چھوٹا بیٹا دانش ابھی فقط 3 سال کا تھا۔ فریال سے چھوٹا اظہر 8ویں میں تھا، پھر رازیہ اور سائمہ، اور ان سے چھوٹی تانیہ۔ پورے کنبے کا بوجھ مجھ پر آن پڑا۔ MBA کر کے کچھ خواری کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری تو مل گئی، مگر فقط 5000 سے گھر کا خرچہ چلانا جو شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ فلیٹ کرائے کا تھا، پھر بجلی پانی سوئی گیس کا بل، عمر کی پڑھائی کا خرچہ، آپا کے سارے بچوں کی پڑھائی اور کھانے پینے کا انتظام، نفیس کی شادی کے لیے جہیز کا مسئلہ، آپا کی بیماری کا خرچہ۔ ہر طرف سے مسائل کے انبار نے مجھے وقت سے پہلے بہت کچھ سکھا پڑھا دیا۔ مزاج میں خود بخود کھردرا پن اور کمگوئی رچ بس گئی۔ انہی دنوں نیما صدیقی کی آمد کا غلغلہ اٹھا جس نے مجھے مزید تپا دیا۔ پتہ چلا موصوفہ بابا جان مرحوم کی فیکٹری کے مالک کی بیٹی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے صدیقی صاحب کاروبار سمیٹ کر فیملی سمیت ابوظہبی چلے گئے تھے، وہیں طویل عرصے تک رہائش رہی۔ کبھی پاکستان آنا ہوا تو بابا جان سے ضرور ملتے۔ بابا جان ان کے بڑے وفادار اور جانثار قسم کے ملازم تھے۔ ان کی بیٹی کو لاہور سے MA کرنا تھا، یہاں رہائش ہاسٹل میں قرار پائی تھی۔ چونکہ ان کا پاکستان میں اور کوئی خاص جان پہچان اور بھروسے والا بندہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خط لکھ کر ہمیں نامزد کیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر جی بھر کر غصہ ہوا تھا، البتہ اماں اور آپا کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ کہاں ہمارا یہ 3 کمروں کا تنگ و تاریک فلیٹ، کہاں ان کی نازو پنی بیٹی، کہاں رکھیں گے اسے؟ اماں خواہ کی مصیبت کیوں مول لیں؟ آپ کو نہیں یہ خبر کہ امیر کبیر شہزادیاں تو ایسی جگہوں پر حبس کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں؟ آپ لکھ دیجئے معذرت انہیں۔ لو بھلا ایسے ہی لکھ دو، اماں بگڑی۔ لو بھلا ایسے ہی لکھ دو۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوا کرتے ہیں، بڑے احسانات ہیں سیٹھ صاحب کے تمہارے بابا پر، بڑا بھروسہ کرتے تھے، وہ کبھی اپنے رتبے کا احساس نہیں دلایا، ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کے اہل نہیں ہیں، آپ مطلع کر دیجئے انہیں۔ میں چڑ سا گیا تھا، مگر ادھر کس کو پرواہ تھی؟ سارے گھر میں خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آپا فریال اور نفیس کے سر تھیں، جن کے ذمے پورے گھر کی صفائی اور اثر نو آرائش تھی۔ سامان ادھر سے ادھر کرنے میں عمر اور اطہر لوگ پیش تھے۔ اس کی آمد کے دن اماں جی نے خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے مزے کی ڈشز بنائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں، یہ ڈھکوسلے رہنے دیں، ہم جب اس سے اپنی حیثیت نہیں چھپا سکتے تو خواہ مصنوعی تکلف کی فضا قائم کر کے مقابلہ کرنے سے کیا حاصل؟ اماں میرے کڑوے کسیلے لہجے پر شدت سے برا مان گئیں۔ لڑکے، مجھے تو تیری کوئی کل سیدھی ہی نہیں لگتی، نہ وہ کون سا تیرے کندھے پر سوار ہونے کو آ رہی ہے جو مرچیں چبا رہا ہے، چند دن رہے گی پھر ہاسٹل چلی جائے گی، کہیں جمعے کے جمعے آیا کرے گی، ہم سے اس نے کیا لینا دینا؟ اچھا اب چلو جاؤ، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ پہلے یہاں کم مسائل تھے جو یہ بھی۔ میں بڑبڑاتا ہوا گھر کے واحد سواری سیکنڈ ہینڈ موٹر بائیک کی چابیاں تلاش کرنے لگا۔
ये बाइक पर लेने जाओगे उसे? अम्मा ने हैरत से मुझे देखा तो मैं भुन्ना सा गया। और क्या शहजादी आलिया के लिए शाही भगी का एहतमाम करूं? अरे क्यों नाराज हो रही हो, मैं तो ये कह रही थी। बाहर छाजो मींह बरस रहा है, ऐसे में बाइक पर कैसे जाओगे? उफल्ला, गोया टैक्सी के किराए में बजट फिर खराब होगा। मैंने दिल ही दिल में कबीदा खातिर सा होकर ठंडी सांस लेते हुए चाबी रख दी। एयरपोर्ट पर जब मैंने उसे देखा तो एक लम्हे को बिल्कुल बुत सा बन गया। मेरे तस्वुर के बरअक्स वो नहायत सादा और आम सी शक्ल और सूरत वाली थी। उसके सरापे में मजमूई तौर पर कशिश थी, मगर अंदाज में अमीरजादियों जैसी कोई झलक भी ना थी। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस छोटे से अफराद से खचाखच भरे फ्लैट में वो अहले खाना की हमरा यूं आराम से पांव पसारे बैठी बातें बना रही थी, जैसे अजल से ही इन्हीं के बीच रहती आई हो। अरे ये नहायत सीधी और अल्लाह लोग किस्म की बच्ची है। तीसरे दिन जब वो सामान समेटकर हॉस्टल शिफ्ट हो गई तो अम्मा जी ने जाती राय देकर नए मौजू का आगाज किया। सही कहती हैं अम्मा, वगरना हमने तो सोचा था इतनी पढ़ी लिखी है, अमीर माँ बाप की इकलौती लाडली औलाद है, नखरों के तो टोकरे हमरा लाएगी, बल्कि इस आपा भी उसकी तारीफ में रतबुल निशान थी। इतनी सादगी से आलती पालती मारकर हमारे साथ दस्तरख्वान पर बैठकर खा रही थी, जैसे हमेशा ऐसे ही खाती रही हो। नफीस को उसकी यह अदा बहुत भाई थी। बहुत कम दिल वाले ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा दौलत से नवाजता है तो भी वो अपना ज़र्फ बुलंद और दिल कुशादा रखते हैं। देख तो अंदाजे से ही कितने तहाइफ लेकर आई है, ये कहकर झोली में डाल दिए कि आंटी मेरा यहाँ और कौन है, आप लोग ही तो हैं मेरे अपने। माशाल्लाह बड़े खुले दिल की है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, वगरना हमने तो बड़े बड़ों को दौलत के ज़ोम में इंसान को हैवान से भी कमतर समझकर धुतकारते देखा है। नीमा बाजी कह रही थी वीकेंड पर आएंगी तो हमारे साथ गुड़िया गुड़िया खेलेंगी। राजिया और साइमा अपनी जगह मोहब्बत का इजहार कर रही थी। सारा घर ही उसके अखलाक का, उसके मिजाज की सादगी और पुरकारी का और उसके फ्याज तबा का गर्विदा हो चुका था। मगर मुझे ना जाने कि उसे देखते ही तब चढ़ जाती थी। आ जाती हैं मोहतरमा अपनी अमारत का जादू जगाने। जब देखो कभी राजिया और साइमा की फ्रॉक आ रहे हैं, उमर और अतर के लिए बैट बॉल या शर्ट्स लाई जा रही हैं, फरियाल के लिए बुटीक से कोई सूट पसंद करके लाया जा रहा है, अम्मा और बल्कीस बाजी और नफीस के लिए कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदी जा रही है। देने का अंदाज ऐसा होता था कि अगले को ज़रूर ही तोहफा लेते ही बन जाती। आंटी कल मैं गई थी ना उधर, तो ये शर्ट का पीस पसंद आ गया, ख्याल आया माशाल्लाह उमर का रंग बहुत खिलता हुआ है, इस पर बहुत सूट करेगा। बहुत सारे लोग ले रहे थे, ठीक ठाक सस्ता मिल गया। मैंने कहा चलो क्या हर्ज है, भला इतना अच्छा कपड़ा दोबारा जाने कब मिले। मैंने ले लिया कि आपको दिखा दूंगी, बल्कि इस आपा या अम्मा जी रस्मन कहती। अरे नहीं चंदा, तुम क्यों तकलीफ करती हो, ये बहुत ज्यादा है। तकल्लुफ क्या आंटी, समझिए ये तो यूं ही ट्रायल के तौर पर लाई हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा किसी दिन, बेशक अपनी पसंद से और ले लीजिएगा। उसे तो रखिए ना, और हाँ आज पका गया है भाई नफीस, जरा अपने इन नफीसों मुलायम हाथों से खाना तो लगा दो, कसम से बड़ी भूख लग रही है। और ये छोटी मखलूक किधर है, मैं देखती हूँ इनको जब भी आती घर में इधर उधर आज़ादाना घूमती फिरती, मज़े से इंजॉय करती, एक लम्हे को भी कभी किसी को एहसास नहीं दिलाती थी कि वो खसूसी मेहमान नवाजी की मुस्तहिक है। कभी लाड से अम्मा की गोद में सर रख देती, आंटी ज़रा अपने असली वाले सरसों के तेल से मालिश तो कर दीजिए। इन दिनों में बहुत परेशान सा था, उमर को फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाना था। दाखिला फीस और किताबों कापियों यूनिफॉर्म वगैरह के लिए कम से कम 1,500-2,000 की रकम दरकार थी। तनख्वाह मिलने में अभी एक आध हफ्ता बाकी था और इत्तेफाक से उसके दाखिले की आखिरी तारीख 26 थी। तनख्वाह से तो यकमुश्त इतनी बड़ी रकम की बचत नामुमकिन ही थी। इतने बड़े कुंबे को फ़कत 5-5.25 हज़ार से चलाना कोई खाला जी का घर थोड़ी था। छोटे दानिश की तबीयत ख़राब थी, उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत थी। इसी परेशानी में दाखिले की तारीख जहन से निकल गई। तनख्वाह मिलने पर सबसे पहले उमर को ढूंढा। उमर, वो तुम्हारे दाखिले का क्या बना? यार लेट ही हो गए तुम तो अब। अरे नहीं नहीं भाई, दाखिला तो हो गया। मैं उमर के रंजीदा मलूल चेहरे की जगह हशाश बशाश अंदाज देखकर शशदर ही तो रह गया था, मगर कैसे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं चौंका था, कहीं अम्मा और आपा लोग बात कर रहे थे। नीमा बाजी ने सुन लिया, फिर मेरे पास आकर खफा हुई कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपने दाखिले का। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मुझे ले गई और उन्होंने ही दाखिले वगैरह का इंतजाम भी कर दिया। मेरे अंदर का गैरतमंद मुगल बच्चा एक लम्हे को ज्वालामुखी का रूप धार गया। तुमने क्यों लिया उनका एहसान? तुम्हारा भाई मर गया था जो यूं अरे गरे के आगे दुखड़ा रो रहे थे। मैंने शोला बरसाती निगाहों से उसे घूरा था। जवाब में वो मीसनी सी सूरत बनाकर मंजर से हट गया। वीकेंड पर वो आई तो मैंने 1,500 रुपए उसके पास कालीन पर रख दिया। वो नीचे ही बैठी राजिया और सैमा को सबक याद करवा रही थी। ये क्या है? उसने हैरान नजरें मेरी सिमत दौड़ाई। ये आपका एहसान है मोहतरमा, जो आपने उमर पर किया था। मैंने तुलसी से जवाब दिया। एक लम्हे को उसके चेहरे पर नागवारी के अक्स लहराए, फिर बड़ी सफाई से अपने तासरात छुपाते हुए उसने कदमों में पड़ी रकम उठाई और टेबल पर मेरे नज़दीक खिसकाकर बोली, ये एहसान नहीं कर्ज था, जिसकी वसूली उमर से करार पाई है, वही ये रकम वापस करने का पाबंद है। आपके साथ तो मेरा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ।
वो कहकर किचन में घुस गई थी गालबन। फिर फरियाल के रिजल्ट पर उसने 1000 रुपए नकद और साथ में निसाब की किताबों का सेट अपनी तरफ से गिफ्ट बनाकर इस तरह दिया कि उसे वापस करने की कोई गुंजाइश ही ना रही। वह एहसान भी इस अंदाज में किया करती थी जैसे उसका फर्ज और हमारा हक समझकर कर रही हो। लेने वाले की अना का हर्ट होना तो दरकिनार, उल्टा उसे ये एहसास दिलाती थी कि तुम ये चीज़ लेकर मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हो। मैं इसकी इन हरकतों पर दिल ही दिल में बहुत नाला रहता था। हमें नहीं चाहिए आपकी अनायतें नवाजिशें, बढ़ाए करम इन्हें अपने पास ही रखें। मैं तनतनाता हुआ उसके सर पर खड़ा कह रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैंने जितने जलाल से बासपुरस का आगाज़ किया था उसने उतने ही सुकून से दरियाफ्त किया। मेरा दिल जलकर खाक हो गया। आपा के बेटे की तबीयत संभल ही नहीं रही थी। मेरा इरादा था आज शाम वक्त निकाल कर उसे ले चलूंगा। बड़ी मुश्किल से एक माहिर डॉक्टर से टाइम भी ले लिया था। आने पर पता चला दानिश और बल्किस आपा को नीमा अपनी गाड़ी पर ले गई थी। वापसी में वो दवाइयों और फल फ्रूट से लदी फंदी घर लौटी तो मैं खौलते दिमाग के साथ उस पर उलट पड़ा। ए बाउले हो खावर, अम्मा बीच में पड़ गई। एक तो बच्ची ने नेकी की, ऊपर से उसे ये सिला दिया जा रहा है। बच्चा दर्द से तड़प रहा था। खुदा न खास्ता वक्त पर डॉक्टर का न दिखाया जाता तो लेने के देने पड़ जाते। वो तो बच्ची इत्तफाकन इधर आ निकली, वगरना क्या करते, कैसे लेकर जाते। ऐसे क्या बात है आंटी, आप लोग तो जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। देखिए ना, घर वालों से इतनी दूर पड़ी हूँ फिर भी महसूस नहीं होता अपने ही घर में अपनों के बीच हूँ। अब भला अपनों में तकल्लुफ थोड़ी चलता है। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं जवाब में थोड़ा सा काम आ जाऊंगी तो आपका हक बनता है और मेरा अवलीन फर्ज। आप तो ऐसी बातें करके उल्टा मुझे शर्मिंदा कर डालते हैं। निहायत मासूमियत से अम्मा जी से लिपट कर वो अपनी चाहत का इजहार कर रही थी। मैं हस्बे साबिक बल खाकर रह गया, कहा कुछ भी ना, और आगे रह के गया था कहने को। वो यूं ही गैर महसूस अंदाज में घर का ख्याल रखती थी। कभी मुझे खबर ही ना होती किस तरह घर में चीनी घी या आटा आ जाता, किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे जाती, मुख्तलिफ त्योहारों की मुनासबत से तोहफे के बहाने बच्चों को पहनने ओढ़ने की ज़रूरियात पूरी हो जाती। और इस कदर प्लानिंग के साथ वो इस मदद को अपने फ़राइज़ में शुमार करके शर्मिंदा से शर्मिंदा होकर पेश करती, गोया अगले के हक में कुछ कम ही दिया हो। मुझे उसके अंदाज सरासर छुछोरे और नामुनासिब से लगते थे, शायद इसलिए कि ये मेरी गैरत और खुददारी पर ताज़ियाना बनकर लगते थे। मैं दानिस्ता तौर पर उसकी मौजूदगी में सब में बैठने में कुतराता था। हम दोनों में महसूस किया जाने वाला खिंचाव मौजूद था जो अम्मा जी की हज़ार तंबीह के बावजूद दूर नहीं हो सका था। मैं इससे कम से कम मुखातिब होने या मुखातिब रहने की कोशिश करता था। खावर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों के बीच जायदाद वगैरह का कोई तनाज़ा हो। नफीस के ससुराली रिश्तेदार आए हुए थे। इसी सिलसिले में अम्मा ने उसे भी बुलवा भेजा था। मैं किचन से मर्द हजरात के लिए चाय के लवाजमात लेने को अंदर आया तो वो बर्तनों को तरतीब से रखते हुए निहायत संजीदगी से दरियाफ्त करने लगी। अंदाज में हद दर्जा सादगी थी। मैंने अपने अंदर उबल पड़ने वाले गीज़ो गज़ब पर वो मुश्किल काबू पाया, या ये कि आपका कोई मुरब्बा मैंने अपने नाम करवा लिया हो। उधर हनूज मासूमाना इस्तफसार था। ख्वामखा मेरे मुंह मत लगो। मैं झुल्ला कर ट्रे उठाने लगा। नहीं, फिर भी खबर सोचने की बात ही है ना। वो अपनी बात पर बजद थी। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खून ख्वाह हरीफाना अंदाज में पेश क्यों आते। ज़रूर हम दोनों में माजी में कोई आला दर्जे की दुश्मनी रही है। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गई थी, तभी इतने वसोक से कह रही थी, फजूल बातें नहीं करो और प्लीज़ ज़रा जल्दी निपटाओ अपना काम। इतनी सुस्त रवैये से तो चुंटी भी नहीं करती होगी। मैं ख्वामखा चिड़सा गया था। अच्छा तो फिर जाओ चुंटी से करवा लो। निहायत इत्मीनान से उसने इतनी बेसाख्तगी के आलम में जवाब दिया था कि अंदर आती नफीस किसी सूरत अपनी हंसी जब्त न कर सकी थी। मैं खुशियाकर किचन से बाहर आ गया। उस दिन के बाद से ये हुआ कि हमारी आपस की चपकलश और कशीदगी में कदरे कमी वाक़या हुई। बिलवासा के बजाय दो बुदो बरह रास्त महाज आराई होने लगी। शायद पहली कार्रवाई चुप का हिसार तोड़ना ही हुआ करती है। पहले अपने तंज़ो तमस्खुर और खफगी का इजहार अम्मा, आपा या दूसरे बच्चों के तवज्जो से इस तक पहुंचाता था। अब ये काम बगैर किसी वास्ते के अंजाम पा जाता था। इन दिनों में बाहर जाने के चक्करों में था। एक दोस्त से बात करना थी। अम्मा को कह गया था रात देर से लौटूंगा। रात के घर आया तो खिलाफे तवक्को नीमा को दरवाजे पर मौजूद देख ठटक गया, फिर चुपचाप अंदर आ गया। चेंज करने के बाद ड्राइंग रूम में आ गया। यहीं एक कोने में मेरा पलंग बिछा था। एक राइटिंग टेबल और कपड़ों की अलमारी भी साइड पर सेट थी। ड्राइंग रूम वाला कमरा बाकियों के मुकाबले में खासा खुला था। रात को ये मेरे इस्तेमाल में ही होता था। दूसरे कमरे में अम्मा, आपा, नफीस और बाकी सारी लड़कियां सोती थीं, जबकि तीसरे छोटे से स्टोरनुमा कमरे में उमर और अतर के पलंग बिछे थे। चेंज करके आया तो वो सेंटर टेबल पर पानी का जग और ग्लास रख रही थी। क्या पका है आज? मुझे शदीद भूख लग रही थी इस वक्त। टिंडे आलू नाम सुनकर ही मेरे चेहरे पर खौफज़दा असरात नुमदार हो गए। ये सब्जी मुझे जहर लगती थी। तुम्हें शायद पसंद नहीं। वो मुस्कुरा दी। मेरे तासरात से समझ गई थी। सारी भूख ही उड़ा दी उसके नाम ने। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ और सोचती हूँ। 15 मिनट बाद वो ट्रे लगाकर लाई तो गरम गरम रोटी की हमरा, फिंगर चिप्स, टमाटर केचप, एक कटोरी में आलू और प्याज का रायता और पुदीने की चटनी देख
कर मेरी रूह तक खुश हो गई। बेतकल्लुफी से डट कर खाने लगा। खाने के बाद वो चाय के 2 कप ले आई और वहीं बोसीदा से सोफे के पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई। चंदा में हमारे दरमियान सन्नाटा बोलता रहा। खबर, तुम इन दिनों बड़े उलझे उलझे से लग रहे हो। किन चक्रों में हो? चक्कर क्या होने हैं, गम रोजगार के धक्के हैं और क्या। मुझ पर थकन और आसाबी दबाव के साथ साथ बेजारी भी हमला आवर हो चुकी थी। वैसे सच बात तो ये है कि मौजूदा दौर में जितने भी कमाए जाए, जहाँ से भी कमाए कम है। फिर जहाँ माशाल्लाह अफराद ज्यादा हों वहाँ जरूरतें भी खुद ब खुद चादर छोड़कर पाँव फैलाने लगती हैं। बहुत मुश्किल है गुजारा इन दिनों। मुझे खासा ताज्जुब हुआ। भला नाजो पली लाखों में खेलती अमीर सादी को इन झमेलों की क्या खबर। वो यूं बात कर रही थी जैसे ये सब कुछ उनके यहाँ भी होता रहा हो। अब देखो ना, तुम्हें कितनी मेहनत करना पड़ती है। सारा सारा दिन बाहर खपते हो, ट्यूशन्स भी करते हो, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। आखिर तुम भी इंसान हो, कोई मशीन तो नहीं हो। कहाँ से बंदा पूरा करे। जिम्मेदारियां भी तो बहुत है। मैं तो कहती हूँ बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। बड़े मजबूत आसाब के मालिक हो, जो इतनी तनदही से, इतनी जान फिशानी से अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करने के लिए अपना आराम और सुकून तज किए हो। मैं इसकी हमदर्दाना बातों पर दिल ही दिल में हैरान हो रहा था। इतनी फराग दिली से तो किसी ने भी मेरे इसार, मेरी कुर्बानी, मेरी फर्जशनासी का इकरार नहीं किया था। इसका अंदाज इतना अपनाइत आमेज था और वो इस तरह हमारी सतह पर आकर इसी हिसाब से बात कर रही थी कि मैं भी अपनी गैर फितरी अना गैरत और नाम नेहाद चश्म पोशी को पसे पुश डालकर उसके साथ अपने ख्यालात शेयर करने लगा। इस कदर महंगाई के दौर में इतने सारे अफराद की हमरा 5,000 से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ आगे क्या बनेगा। अभी उम्र बहुत छोटा है, फर्स्ट ईयर में ही तो है। इधर नफीस के ससुराल वाले जल्दी जल्दी की रट लगाए हुए हैं। बल्कि इस आपा की फरियाल भी कल को नफीस के बराबर आ रहेगी। फिर दूसरे बच्चों की तालीम और खुराक के मसाइल, बल्कि इस आपा की दवा का इंतजाम, घर के खर्चे, बिलों की अदायगी, ये सब कैसे पूरा होगा। खर्च हैं कि दिन ब दिन किसी देव हेकल जिन की तरह बढ़ते ही चले आ रहे हैं। सोचो तो, अगर आज नफीस के ससुराल वाले जल्दी मचा दें तो इस वक्त मेरे पास इनको जहेज के नाम पर देने के लिए शायद एक जोड़े के पैसे भी ना हो। हालात को सामने रखते हुए मैं निहायत कबीदा खातिर और दिल गिरफ्तार सा कालीन पर सोफे से पुष्टे लगाए बैठा था। सोचे ऑक्टोपस की तरह जहन को जकड़े हुए थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जरूर ऐसा ही होगा। तनख्वाह की रकम से बचत का सवाल तो चील के घोंसले में मानस ढूंढने वाली बात के मुतरादिफ होगा। उसने बड़े स्वभाव से मेरी बात की तायीद की थी। फिर थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगी। खबर, काफी देर बाद उसने पुकारा। उसके लहजे और नजरों में ख्याल अंगेजी थी। मैंने सिगरेट का कश लेते हुए नीम दिली से महज उसकी सिमत देखने पर इक्तफा किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह बाहर चले जाओ, जैसे लंदन, अमेरिका वगैरह। मैं काफी देर तक उसकी सिमत देखते रहने के बाद बिलाकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे जहन में आने वाला ये आइडिया कुछ अर्सा पहले ही मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं भी इसी सोच में हूँ, बल्कि इन दिनों इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ हूँ। अगर 2-4 साल भी बाहर लगाऊं तो बहुत से छोटे बड़े मसाइल निपट जाएंगे। आंटी से बात हुई इस सिलसिले में? नहीं, बराह रास्त तो नहीं, अलबत्ता एक बार यूं ही दबे दबे अंदाज में तस्करा किया था, मगर अम्मा सख्त खैफ है। वो बाहर भिजवाने के लिए राजी नहीं है। जाहिर सी बात है, माँ का दिल है ना, औलाद को इतनी दूर आंखों से परे करने को हौसला कैसे करेंगी। उसके लहजे में अम्मा के लिए बड़ी मोहब्बत और लगावट थी। अम्मा को तो भनक भी पड़ गई तो वो वाविला मचा देंगी। मैं इन्हीं दुखी करके बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। इस सिलसिले में तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी को समझा दूंगी कि औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन को कुर्बानी देना ही पड़ती है। तुम कायल कर सकोगी इन्हें? मैं बेयकीन सा था, बस तुम देखते जाओ। उसने चुटकी बजाई और फिर वाकई उसने अपनी मुसलसल कोशिशों से बिलाखिर अम्मा को राम कर ही लिया, वगरना शायद वो कभी मुझे खुद से जुदा ना होने देती। बाबा जान की नागहानी वफात और बल्कि इस आपा के शौहर के हादसे ने इन्हें बहुत वहमी बना दिया था। मेरे लिए वो बहुत हसास हो गई थी। किसी दिन इत्तफाकन देर सवेर हो जाती तो उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता था। उसने जाने कहाँ कहाँ से तावीलें घड़ी थी, दलाइल पेश किए थे, सुनहरी ख्वाबों की झलक दिखाई थी कि अम्मा खुद ही मुझे बाहर के लिए अप्लाई करने की तरगीब देने लगी। वो उसकी मानती भी तो बहुत थी, या शायद इसमें कुछ ऐसी बात थी कि दूसरे से इनकार हो ही नहीं पाता था। पासपोर्ट और वीज़े का काम तो किसी न किसी तरह अपनी फर्म से कुछ एडवांस निकलवा कर कह सुनकर हो गया, मगर अब टिकट करवाने के लिए, वहां जाकर रिहाइश और खाने पीने के इंतजाम के लिए कम अज कम 50-60 हज़ार की खतीर रकम दरकार थी। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी। इसी फिक्र में वीज़े की मुद्दत भी अच्छी खासी मुख्तसर थी। अगर मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाती तो फिर सारी मेहनत अकारे चली जाती। अम्मा ने नफीस के लिए रखा हुआ जेवर फरोख्त करने के लिए देना चाहा, मगर मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। और बन जाएंगे खावर भाई, नफीस ने भी इसरार किया, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। हालात का क्या पता होता है कि क्या खबर वहां जाकर कैसे हालात हो, खुद अपनी जान के लाले पड़ जाएं। तो ऐसे में क्या ये मुजरमाना एहसास भी हमरा लिए फिरूंगा कि बहन के हक में डाका डाला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरे मिजाज के सर्दो स्पाट मौसमों के बाइस मेरा हल्का अहबाब ना होने के बराबर था। कोई ऐसा जान पहचान का बंदा नहीं था जिससे कर्ज लेता। खबर, टाइम बहुत हो गया ये नीमा को
ज़रा छोड़ आओ, हॉस्टल तक कहीं बंद ही ना हो जाए। अम्मा को मौसमी बुखार ने आ घेरा था, सो वो भी इतला मिलने पर यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेकर शाम को इधर ही चली आई थी। अयादत के लिए तुम पहले ही थके हुए आए हो, बहुत तकलीफ करना पड़ रही है तुम्हें। बाइक पर संभल कर ज़रा फासले से बैठते हुए उसने अपने मखसूस हमदर्दाना अंदाज में कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैंने मरवतन कहा। कुछ हुआ बंदोबस्त फिर? वीज़ा ख़त्म होने की डेट तो नज़दीक आ गई है। उसकी पुरतशवीश आवाज़ पर मैंने गहरी सांस ली। दौड़ धूप तो की है अच्छी खासी, मगर क्या किया जाए, पैसे की हवस में सब पागल हो रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो तो दौड़ ही रहा है, जिसके पास है वो मन मजीद कावर्ज करता हुआ महरूम से भी आगे दौड़ रहा है। ऑफिस में कुछ लोगों से सलाम दुआ ली, कुछ बाबा के जानने वाले हैं, मिल मिलाकर शायद 20-22 हज़ार हाथ लग जाते, मगर इससे भी क्या बनेगा, ये तो निस्फ भी नहीं मतलूबा रकम के। मेरे आसाब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ था। ये तो है। वो सोच में गुम थी। हालात को सामने रखते हुए तो लगता है शायद जाने का प्रोग्राम चौपट ही हो जाए। अरे नहीं भाई, मेरे शिकस्ता मुजम्मल लहजे पर वो धक से रह गई। इतने तगोदो से तो अमेरिका का वीज़ा लगा है, वगरना तो लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर। खुशकिस्मती है तुम्हारी जो इतनी जल्दी तुम्हारा काम हो गया। हिम्मत क्यों हारे हो खावर? तो फिर क्या करूं? मैंने नींद के लिए तरसी हुई आंखों को मसलते हुए तलखी से दरियाफ्त किया। हिम्मत और हौसला खावर, कोई तदबीर सोचो, ऐसे तो नहीं करते ना। वो मेरी टूटी बिखरी पसमुर्दा हालत से इस कदर मुतासिर हुई कि अपना हाथ बढ़ाकर मेरे दाएं शाने पर रख दिया और तसल्ली के से अंदाज में दबाकर मेरा हौसला बढ़ाने लगी। अंदाज बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई माँ किसी बिगड़े रूठे बच्चे को प्यार से समझा बुझाकर मना रही हो। हौसले और हिम्मत की बातें वहाँ की जाती हैं जहाँ उम्मीद की कोई किरण झिलमिला रही होती है। मैं झुंझलाहट और दिल गिरफ्तगी के एहसास से चूर था। जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो, वहाँ हौसले की लाठी क्या काम आएगी। मुश्किलात, मसाइब और परेशानियां भी तो इंसानों पर ही पड़ती हैं। ये तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी का हिस्सा हुआ करती हैं। इनसे घबराते नहीं हैं, बल्कि मुकाबला करते हैं। अल्लाह मुसव्वल असबाब है। अगर उसने एक रास्ता खोल दिया है तो दूसरा भी जरूर खोलेगा। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दस्तक देना ही छोड़ दें, दूसरे महीनों में उसके ज़ात से मायूस हो जाए। वो तसल्ली के से अंदाज में धीरे धीरे मेरा कंधा थपकती रसानियत से बो रही थी। अल्फाज तो दिल पर मरहम रख रहे थे या नहीं, इससे कतई नज़र उसके हाथ का लतीफ़ अपनायत आमेज़ लम्स अलबत्ता दुखते सुलगते आसाब पर छींटे डालने का काम ज़रूर अंजाम दे रहा था। अभी तो तुम्हें बहुत तवील सफ़र तय करना है, अभी से थकने लगे हो, ये तो कोई बात अच्छी नहीं। तुम पर जितनी जिम्मेदारियां हैं, इस लिहाज से तुम्हें खुद को बहुत मजबूत और बहादुर बनाना होगा। तुम इतनी कम उम्री से अपनी ज़ात की ज़रूरियात को पसे पुट डालकर अपने छोटे बहन भाई के लिए, फिर अपनी यतीम भांजियों और भांजों की परवरिश के लिए खुद को वक्फ किए हो। यकीन जानो खावर, ये तुम्हारी ज़ात का बड़ा दिलकश पहलू है। कुर्बानियाँ देने का अमल इंसान की शख्सियत में बड़ा निखार, बड़ा वक़ार ले आता है। तुम्हारा दिल जो इतना खूबसूरत है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपने फ़राइज़ से अहसन तरीके से ओहदाबर आ हो जाओगे। फिर तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त होगा सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी लोरियां देती हुई धीमी खूबसूरत नरम आवाज़ मेरे अंदर सुकून के चश्मे जारी कर रही थी। बाइक की स्पीड हल्की करते करते बिल आखिर कदरे वीरान सी शाहरा पर दरख्त के करीब रोक दी। मैं बहुत थकने लगा हूँ नीमा, यूँ लगता है सदियों तक यूं ही तनहा आबला पाई करता रहूंगा और मंजिल पर फिर भी नहीं मिलेगी। इतने दिनों की जहनी तोड़ फोड़ ही कर डाली थी। बड़े दिल शिकस्ता से अंदाज में धीरे से पीछे खिसकते हुए मैंने उसके गुदास शाने पर अपना थका हुआ सोचों की भट्टी में जलता सुलगता सर रख दिया। उसकी मुलायम उंगलियां धीरे धीरे मेरे घने बालों के जंगल में नरमी से इधर उधर गर्दिश करने लगी। नहीं खाबर, तुम्हें हरगिज भी नहीं थकना नहीं चाहिए, और तुम अकेले भी कब हो। अगर देखो तो समझो तो कितने आशना चेहरे तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आएंगे। अकेला तो वो शख्स होता है जिसको भरी दुनिया में कोई सुनने समझने वाला नहीं होता, जिसकी सलामती के लिए कोई हाथ खुदा के हजूर नहीं उठता, जिसकी पुकार पर कोई लपक कर नहीं आता। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। देखो तो तुम्हारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहने वाले, दुआओं की सौगात देने वाले, तुम्हारे दुख दर्द की दवा करने वाले। हम सब हैं, है ना तुम्हारे साथ खाबर। तुम अकेले नहीं हो, खुद को कभी तन्हा मत समझना। हम जो हैं तुम्हारे अपने हैं। वो धीरे धीरे मुझे जोड़ती बनाती रही और मेरे हौसलों की इमारत बुलंद करती रही, तारीकियों के बादलों में चांदनी की झलक दिखलाती रही। शशदर तो मैं उस दिन रह गया जब उसने 30,000 की खतीर रकम मेरी झोली में डाल दी। ये क्या, मैं हक्का बक्का रह गया था। तुम्हें पता तो है यूएई के साइड पर सोना बहुत सस्ता होता है, बल्कि वालिदैन बच्चे की किसी खुशी पर तोहफे के तौर पर सोने की छोटी मोटी चीज़ें दे देते हैं। अजीज रिश्तेदार भी बड़ी फराख दिली से गिफ्ट के तौर पर सोने की हल्की फुल्की शय तोहफतन देने में गुरेज नहीं करते। मेरे पास भी बहुत से ऐसे तहाइफ जमा हैं। जाहिर है सबके सब तो नहीं पहने जाते ना। तो मैंने अपनी बर्थडे की गोल्ड की चेन, बीए के रिजल्ट पर मामा की तरफ से दी गई अंगूठी और ब्रेसलेट और एक किसी अजीज का दिया हुआ लॉकेट बेच दिया। भाई कुछ तो फायदा हुआ, जब पहने नहीं तो बेकार में पास जमा होने से क्या हासिल। इतने बहुत से
जो पड़े हुए हैं वो इस कदर आम से सरसरी अंदाज में सफाई दे रही थी कि गोया कोई बात ही ना हुई हो। मैं समझ गया था वो हस्बे साबिक मुकाबिल को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने लहजे और अंदाज की असली लापरवाही को बरोएकार ला रही थी। कुछ लोग लेकर भी शर्मिंदा नहीं होते और कुछ सरपीरे देते हुए भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। मैंने कशमकश के आलम में कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। प्लीज खावर, वो बसद्दे मिन्नत बोली, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना जिस पर मुझे अपने किए पर निदामत होने लगे। यकीन करो ये कुछ भी नहीं है, ये तो महज फराज है तुम्हारे इस जज्बे पर जिसके तहत तुम अपनी ज़ात के तकाजे फरामोश करके इतने सारे लोगों की खुशियों और खुशहाल जिंदगियों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो। अगर तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ इतने सारे लोगों का मुस्तकबिल मशरूत ना होता तो शायद मैं तुम्हारा साथ ना देती कि इस सूरत में तुम्हारा ये एक नाम तुम्हारी ज़ाती आसाइश के लिए होता। मगर तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवारना है, माजूर बेवा बहन के बच्चों को परवरिश करना है। कुर्बानी और इसार के इस समंदर में मेरा हिस्सा तो एक कतरे की मानीत है। असल मरहला तो तुम्हें ही तय करना है ना नीमा। एक अजीब से जज्बे से मसहूर होकर मैं उठा और उसके मुकाबिल आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। बस बस, अब डायलॉग झाड़ने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी अलिफ बे भी नहीं आती। मैं देखो ज़रा ये उमर क्या कर रहा है भला। वो अपने मखसूस बेनियाज लापरवाह अंदाज में बात बदलती हुई हाथ छुड़ाकर अंदर बढ़ गई थी। पैसा तो बहरहाल अपनी जगह एक मुस्लिम ज़रूरत है, मगर सच बात है पैसों की मदद के अलावा भी जिस तरह इसने मुझे बिल्डअप किया, मैं अपनी हिम्मतें मुजतमा करते कुर्बानी की ख्वाबिदा कुव्वतें बेदार करने में और पुरअज़्म बनाने में मदद दी, इसका कोई जवाब ही नहीं था। किस किस तरह से मुझ जैसे शिकस्ता हाल तकदीर के मारे बंदे को कूल डाउन करने का सबब बनी थी। एयरपोर्ट तक वो मेरे हमरा थी। उमर और अतहर के साथ अम्मा जी और आपा लोगों से अलविदाई मुलाकात एक मुश्किल मरहला था। अम्मा जी रो रो कर बेहाल हो रही थी और मेरा दिल इनकी हर सिसकी पर डूब डूब जाता था। ऐसे में वही थी जो सबको तसल्लियां दे रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। मैं कभी दूर नहीं रहा था घर वालों से, और अब तो इतनी दूर जा रहा था जहां से वापस लौटने का भी कुछ यकीन नहीं था। बड़े जब्त और जबर से काम लेकर अपने अंदर उमड़ते शोर मचाते आंसुओं को अंदर ही महसूस करके माँ बहनों से रुखसत ली थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना इधर की, मैं मौजूद हूँ ना, सब संभाल लूंगी। फिर इंशाल्लाह उमर भी अच्छा खासा समझदार है। देखो घबरा मत जाना, शुरू शुरू में तुम्हें वहाँ का माहौल अजनबी लगेगा, यहाँ का ख्याल बहुत सताएगा, मगर ऐसा ऐसा आदी हो जाओगे। और देखो जितने अच्छे यहाँ से जा रहे हो इससे ज्यादा अच्छा बनकर वापस लौटना। हम सब तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे। उमर और अतर को गले लगाकर प्यार किया जाते समय एक अलविदाई निगाह उस पर डाली। सफ़ेद सादा से कॉटन के शलवार सूट में उसका सादा सा बेरिया मुखलिस और हमदर्द वजूद कितना नुमायां, कितना पुरकशिश आमेज लग रहा था। इतनी आम से होते हुए भी कितनी मुनफरिद, कितनी जाजिब नजर लग रही थी। जाने क्यों दिल में एक अजीब दिलगुदाज जज्बे ने सर उभारा। मौका होता तो इस वजूद को एक बार बाजुओं में लेकर उस पर मोहर तशक्कुर सब्त कर देता। अल्लाह हाफिज, खाबर पहुंचकर खैरियत की इत्तला जरूर देना। उसने बड़े हौसले से मुस्कुराकर अलविदा किया था। ये उसकी बातों, उसके जज्बों, उसके खलूस की रोशनी थी जिसने पराए देश में मुझे भटकने नहीं दिया, मेरा अज़्म बेदार रखा। जब कभी थक कर मायूस होना चाहा, वो मेहरबान बातें, वो वलवले जगाता लहजा समातों में घुल जाता। कभी ऐसा भी हुआ जब कड़ी मुसाफत तय करते करते मैंने एक जगह थक कर पड़ाव डालने का सोचा और उधर से उसका नामा आ जाता। फिर मैं फिर से रखते सफ़र बांध लेता। नफीस और उमर के खतूत से पता चलता रहा कि वो वाकई अपना कहा पूरा कर रही थी। घर के इंतज़ाम व इंसराम और घर वालों की प्रॉब्लम्स के बारे में बराबर खबर रखती थी। एमए करने के बाद उसने बैंक में जॉब कर ली थी। नफीस की शादी पर कोई 1.5 बरस बाद मैं वापस लौटा तो बड़ी हद तक मुआशी बोझ हल्का हो चुका था। नफीस का सारा जहेज तैयार था। बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। घर का बजट नॉर्मल हो चुका था और घर वालों के चेहरों पर खुशी के अक्स जगमगा रहे थे। मेरा दिल भी मसरूर हो गया। अम्मा जी बता रही थी नीमा ने बहुत साथ दिया, ये सब उसी की भाग दौड़ का नतीजा है। बहुत ख्याल रखा है उसने। वो कहाँ है? हॉस्टल में होगी। मैंने घड़ी देखकर कदरे बेचैनी से दरियाफ्त किया। अरे नहीं, अपने बैंक से छुट्टी लेकर गई हुई है, परसों से जहनम। वहाँ उसके कोई जानने वाले हैं, हाल ही में अबू जहबी से आए हैं, उनका पता करने के लिए गई है। तो क्या शादी में शरीक नहीं होगी वो? मेरा दिल जाने क्यों उसे रूबरू देखने को मचलने लगा था। क्यों नहीं शरीक होगी भला, परसों शाम तक आ जाएगी वो वापस। और मुझे ये 2 दिन का अरसा बहुत तवील लगा। मैं खुश तो था कि एक जिम्मेदारी से एहसन खूबी फारिग हो रहा हूँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश नामुकम्मल सी लग रही थी। सबने मुझे सर आंखों पर बिठाया था, मेरी कुर्बानियों को सराहा था, मगर मेरा दिल हनूस तिश्ना था। ये किसी और हस्ती की तरफ से खराज का तालिब हो रहा था। उसे कहते हैं हम बेबां में हैं और घर में बाहर आई। हमें खबर ही ना थी, वगरना कोई इस्तकबाली प्रोग्राम तरतीब देने के लिए जरूर ठहर जाते। और सुनाइए कैसे मिजाज है जनाब खबर मुगल साहब के?
اس کی زندگی سے بھرپور بشاش آواز بہار کا جھونکا بن کر کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس کے اندر داخل ہونے پر جس بے قراری سے میری نگاہوں نے اس کے سراپے کو اپنے حصار میں لیا تھا، میرے لیے بذات خود بڑا حیران کن تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئی تھیں۔ وہ ایسی ہی تھی، پہلے کی طرح سادہ روح، سادہ مزاج، سادہ لباس، اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں سب سے مخاطب، کبھی ادھر آ رہی ہے تو کبھی ادھر، یہاں وہاں، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ اور ہر طرح کی صورتحال میں بھی قدم ہم۔ نفیس کا معاملہ تو اللہ نے نپٹا دیا، بس اب اچھی سی بڑی سی کوٹھی خریدنا رہ گئی۔ اس کو بھرنے کے لیے سامان چاہیے، پھر گاڑی بھی خریدنا ہے اور فریال کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ اب یہ فلیٹ بھی چھوڑ ہی دینا ہے، کب تک اس میں رہیں گے؟ اماں مستقبل کے منصوبے بنا رہی تھیں، گویا 3 نئے ٹارگٹ ہیں ماموں کے لیے۔ فریال شوخی سے مسکرائی۔ گھر، گاڑی اور گھریلو سامان۔ رات کو وہ حسب معمول جانے لگی تو بلکہ آپا نے عمر کو پکارا۔ عمر، جاؤ نیما کو چھوڑاؤ نیچے تک، اس کی گاڑی کی چابی تو تھی اس کے ہاتھ میں۔ میں چھوڑاتا ہوں۔ میں عمر کے آنے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ، کب تک ہو یہاں؟ نیچے پہنچ کر اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ 2-3 دن اور ہوں، چابی مجھے دو، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ ارے نہیں، میں چلی جاؤں گی آرام سے، تم پھر واپس کیسے آؤ گے؟ اس نے میری تکلیف کا خیال کرتے ہوئے منع کر دیا۔ خیر ہے، آ جاؤں گا، تم بیٹھو۔ میں چابی لے کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اگلی بار آؤ گے تو انشاءاللہ اپنی کرولا کا دروازہ کھول کر شام سے مجھے بیٹھنے کی آفر کرو گے۔ ہمیشہ سے دوسروں کا مان بڑھانے والی عادت اس کے خمیر میں شامل تھی۔ سارے راز سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور وہ گھر کے معاملات ڈسکس کرتی رہی، یہاں تک کہ حالات بتاتی رہی۔ یہ کیا؟ یہ تو حاصل نہیں ہے، تم شاید راستہ بھول بیٹھے ہو۔ گاڑی کے رکنے پر وہ حیرت سے پلکیں چپکا کر مخاطب ہوئی تھی۔ یہ آئس کریم پارلر ہے، یہاں آئس کریم کھائی جاتی ہے، اور بے فکر رہو، میں راستہ بھی ہرگز نہیں بھولا۔ میرے انداز میں حد درجہ اطمینان تھا۔ آؤ چلتے ہیں، مگر 1 منٹ، ایک امانت ہے تمہاری میرے پاس۔ میں نے کوٹ کے اندرونی پاکٹ سے اپنا وائلٹ نکالا، ساتھ ہی سائڈ کی دوسری پاکٹ کھنگال کر اندر سے ایک چھوٹا سا خوبصورت سے ریپر میں لپٹا گفٹ باہر نکالا۔ اس نے میرے ایک ہاتھ میں رقم کے پھولے ہوئے لفافے اور دوسرے میں ننھے سے گفٹ کو کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ نیما، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ تم نے میرے لیے، میری فیملی کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ مجھ جیسا بے فیض شخص چکا ہی نہیں سکتا۔ میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ تمہارے احسانات، تمہاری مہربانیوں کے صلے میں کچھ پیش کر سکوں۔ تاہم رسم دنیا کو یہ تمہارا قرض۔ میں نے اس کو کچھ کہنے سے پہلے ہی رقم والا لفافہ اس کے پرس میں ڈال دیا۔ ہاں، اور یہ میری خوشی ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا تحفہ، پلیز، اور اب انکار نہیں کرنا۔ مگر یہاں بھی وہ میرا مان بڑھا گئی، خوش دلی سے میرے ہاتھ سے گفٹ لے کر کھولتے ہوئے بولی، بھائی واہ، لینے سے انکار کون کافر کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ بڑی سرت سے ریپنگ پیپر کھول رہے تھے۔ واو، زبردست، نگینوں جڑا خوبصورت ڈیزائن والا بریسلیٹ دیکھ کر اس نے مسرت آمیز کاری بھری تھی۔ میرا دل شادمان ہو گیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بیش قیمت اور خوبصورت جیولری موجود تھی، مگر جس طرح اس نے میرے خلوص کی قدر دانی کرتے ہوئے نہ صرف تحفہ پسند کیا تھا بلکہ نہایت اشتیاق کے عالم میں اسی وقت پہن کر بار بار اپنا بازو دیکھ رہی تھی، اس عمل نے مجھے بڑی انوکھی سی سرشاری بخشی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، میں اسے وہاں کے قصے سناتا رہا۔ اس کی میت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دوسری بار جب میں وطن لوٹا تو اتنا کما چکا تھا جس سے گھر والوں کے خوابوں کی تعبیر ممکن ہو سکی تھی۔ اس بار میں امریکہ کو مکمل طور پر خیر بات کہہ کر لوٹا تھا۔ اس مختصر عرصے میں گھر کے افراد میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، انہیں پیسہ استعمال کرنے کا سلیقہ آ چکا تھا۔ میرے آنے سے پہلے ہی ایک شاندار سی کوٹھی اور نئی ٹویوٹا کرولا گاڑی پسند کی جا چکی تھی۔ میرے آنے کی دیر تھی کہ پیمنٹ کے بعد فلیٹ چھوڑ کر نئے بڑے سے محل نما گھر منتقل ہو گئے۔ عمر اور اظہر کی فرمائش پر انہیں بائک لے دی۔ گھر کو قیمتی فرنیچر اور آرائشی اشیاء سے مزین کرنے کے لیے رقم اماں جی اور فریال لوگوں کے سپرد کر دی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سیٹ کرایا۔ سب گھر والوں کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ جدید طرز کے قیمتی ملبوسات، اچھا کھانا پینا اور آسائش و آرام نے گویا سب کی صورتیں ہی بدل دیں۔ میں خوش تھا کہ گھر والوں نے جیسے سکھ کے خواب دیکھے تھے، بالآخر میں انہیں ان کی تعبیر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رقم میرے پاس موجود تھی، سو بسم اللہ کر کے بزنس شروع کیا۔ خدا دینے پر آتا ہے تو چھپٹ پھاڑ ہی دیتا ہے۔ بزنس بہت جلد چل نکلا اور یوں گھر میں دولت کی ریل پیل بڑھتی ہی چلی گئی۔ میرے سیٹ ہوتے ہی اماں اور آپا لوگوں کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میں چاہ رہا تھا پہلے فریال کی شادی ہو جاتی، مگر فریال کی ضد تھی، ابھی وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اماں نے بھی کہا چلو 1 آدھ سال اسے شوق پورا کر لینے دو، کون سا عمر نکلی جا رہی ہے، یوں بھی اصولاً اب تمہاری باری ہے۔ میں نے اپنے چاند سے بیٹے کے لیے بہت حسین پڑھی لکھی اور کسی اونچے گھر کی لڑکی لاؤں گی، ایسی کہ سب دیکھتے رہ جائیں۔ میں ان دنوں عمر کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوانے کے چکروں میں تھا۔ خیال تھا کہ ادھر ایک تو ٹک کر پڑھ لے گا، دوسرا جاب کی پرابلم نہیں رہے گی۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اماں اور آپا ماں بھانجیوں کے ان دنوں میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کی مہم چلا رہی تھی اور کسی ایک کو منتخب بھی کر چکی ہیں۔
خبر تو تب ہوئی جب انہوں نے کسی شہرین نامی لڑکی کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کی تصویر دکھا کر رائے لی۔ بے انتہا خوبصورت ہے شہرین ماموں، پریال بڑی خوش ہو کر اطلاع دے رہی تھی، اور امیر بھی بہت ہے، اتنا بڑا گھر ہے ان کا۔ بلکہ آپا نے رائے دی، کم عمر بھی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ خوب جچے گی۔ اماں میری نظر اتار رہی تھی، میں ان لوگوں کی باتیں یوں سن رہا تھا جیسے جملے تو کان میں پڑ رہے ہوں مگر مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ گھر میں کافی چرچا رہنے لگا، شہرین کے حسن جہاں سوز کا، اس کے باپ کی امارت کا، اس کی نازک مزاجی کا۔ مجھے یہ سب کچھ بیزار کن اور ناگوار گزر رہا تھا۔ بلاخر ایک دن جب اماں نے سنجیدہ ہو کر میری رائے طلب کی تو میں نے بلاخر تعامل کرتے ہوئے دل کی بات بتا ہی دی۔ کیا اماں ہی کیا، سارے گھر والے بھنچکا رہ گئے اور مجھے ان کی حیرت پر حیرت ہونے لگی۔ میرے خیال میں تو یہ سن کر انہیں خوشی سے کھل جانا چاہیے تھا۔ لو بھلا بتاؤ، کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو تم؟ نیما سے شادی کرو گے؟ بلاخر بلکہ صاحبہ نے ابتدا کی۔ کمال کرتے ہو بچے، اتنے بڑے بزنس مین ہو، اتنا نام ہے تمہارا، بھلا لوگ کیا خیال کریں گے؟ یہ ہے تمہاری پسند؟ اماں جی کے انداز نے میرے خون میں کھولن پیدا کر دی۔ مجھے آپ کی منطق سمجھ نہیں آئی۔ اسے اپنانے سے میرے نام یا بزنس پر کیا اثر پڑے گا؟ بلا شبہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اسے اپنانے والا اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ اس میں کیا برائی ہے، کیا عیب ہے؟ ماموں کیا آپ انہیں ہماری ممانی بنائیں گے؟ میری دوستیں کیا خیال کریں گی؟ فریال نے منہ بسور کر مایوسی کے عالم میں کہا تھا۔ کیوں، کیا خیال کریں گی؟ مجھے سخت تاؤ آ رہا تھا گھر والوں کے انداز پر۔ اماں میرا غضب ناک موڑ دیکھ کر بڑے سبھاؤ سے بات بڑھاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بچے، نیما بہت اچھی لڑکی ہے، بڑا ساتھ دیا اس نے ہمارا، مگر وہ تیری دلہن نہیں بن سکتی۔ دیکھنا تو ایسے شہزادوں جیسے نقوش کا مالک ہے، وہ عام سی شکل و صورت والی ہے، پھر عمر بھی اس کی اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ ماں باپ کا پچھلے سال ابو ظہبی میں ہی انتقال ہو گیا، اب اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ اب ہمارے اتنے بڑے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، شہر کے معززین میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ایسی ویسی بہو لے آئے تو کیا دنیا والے تمسخر نہیں اڑائیں گے؟ سو باتیں بنائیں گے لوگ۔ اماں جی کی بات سن کر میں نے نہایت بے یقینی اور تعصب کے عالم میں انہیں دیکھا تھا، باقی سب لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھی اماں کی باتوں کی خاموش تصدیق کر رہے تھے۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شکل و صورت اس کی جیسی بھی ہے، مجھے پسند ہے، اور عمر میں تو وہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہی ہوگی۔ امیر والدین کے انتقال کے بعد وہ خدا نخواستہ غریب تو نہیں ہوگی۔ ان کی خود غرضانہ سوچ نے مجھے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ بچے آج کل رشتے کرتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت والی ہو، کم عمر ہو اور امیر ہو، مرد کی عمر کو کون پوچھتا ہے؟ تو آج سے 10 سال بعد بھی ماشاءاللہ اسی طرح جوان اور خوبصورت دکھائی دے گا۔ مرد کی عمر کو زنگ نہیں لگتا، عورت چاہے اپنے مرد سے 10-15 سال چھوٹی ہو تو بھی جوڑی چل جاتی ہے۔ جب تجھے اتنی حسین، امیر، کم عمر لڑکیاں مل سکتی ہیں تو کیوں اس معمولی بے آسرا بے ٹھکانہ لڑکی کے لیے دل چھوٹا کرتا ہے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے بم میرے اعصاب پر پھوڑ دیا ہو۔ یہ میری ماں تھی جو کل تک مجھے نیما سے چپکلش رکھنے پر چھٹکارا کرتی تھی اور اس کے باپ کے بابا جان پر احسانات گنوا کر لتاڑتی تھی۔ کل تک جس لڑکی کی اعلیٰ ظرفی فراغ دلی اور محبت کرنے والی فطرت کے گن گا گا کر جیا کرتی تھیں، آج وہ ان کی نظروں میں معمولی اور بے آسرا لڑکی بن گئی تھی۔ یا خدا، یہ دولت اس طرح بھی ذہنوں کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو ذرا یاد کیجئے اس معمولی لڑکی نے ہمارے گھر کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہم جو کچھ ہے اسی کی قربانیوں سے اثار پسند طبیعت کے باعث ہیں۔ ذرا یاد کیجئے یہی معمولی لڑکی جب آپ کے گھر کے حسرت زدہ ماحول میں آ کر اجنبیت کا احساس مٹا دیا کرتی تھی، جو تحائف کے نام سے گھر بھر کر کپڑے اور کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھی، جو آپ کی اولاد کی فیسیں اور کاپیاں کتابیں دے کر ان کی مدد کیا کرتی تھی، جو بغیر احسان جتلائے آپ کے گھر کے بجٹ کو پورا کر دیا کرتی تھی، جو آپا کے علاج کے لیے مہنگی سے مہنگی دوائیاں خرید کر لاتی تھی، کوئی بیمار پڑتا تو خود اپنی گاڑی پر اپنے پلے سے خرچہ کرتی تھی، جو اتنا امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ کے گھر کی روکھی سوکھی منوسلوا سمجھ کر کھا جایا کرتی تھی، جس نے ایسے کڑے وقت میں مالی امداد کی جب میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، جس کی رقم سے میں اس قابل ہو سکا کہ باہر جا کر آپ لوگوں کو اس قسم کے ٹھاٹ کرواؤں۔ غم و غصے سے میرا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم نے واپس تو کر دیا اس کی رقم؟ رکھ تو لی نا ہم نے۔ آپا کی بے حسی پر میرا دل اڑ کر رہ گیا۔ بات رقم کی نہیں ہوتی آپا، میں نے بمشکل تمام اپنا اختیار ضبط کیا تھا، ایسی 1000 رقمیں بھی میں اسے واپس کر دوں تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ مالی مدد کا بدل ہو سکتا ہے مگر جذباتی مدد کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے جذبوں کے خلوص محبت اور اس کی بیش قیمت ہمدردیوں کی سامنے رکھا جائے تو ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کا بال بال اس کے قرضے میں جکڑا ہوا ہوگا۔ تو ہم نے بھی تو اس کے لیے کچھ کم نہیں کیا، یہ تھوڑا ہے ہم نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، ماں باپ سے اتنی دور تھی، ہم نے اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کو اتنی محبت دی، وہ رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، بھلا اور کسی کے ہاں اسے اتنا آرام اتنا پیار ملنا تھا؟ اماں کی بے حسی اور خود غرضی کے لبادے میں لپٹے جملوں نے میرے اندر آگ سی دہکا دی۔ اب کیا ان کے احسان کے بدلے میں ہم آپ کی زندگی تباہ کر دیں؟
फरियाल ने भी बड़ापन दिखाते हुए लबकुशाई की। तुम चुप रहो और जाकर अपना काम करो। मैंने शायद जिंदगी में पहली बार उसके साथ इस तरह गुर्रा कर बात की थी। वो मामू के मुश्तिल होने पर खाइफ से होकर अंदर चली गई। हाँ तो सही तो है, भला शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं होता ना कि जिसे भी चाहो चलाओ निभ जाएगी। ये बात वाज़ेह है कि नीमा तुम्हारे साथ किसी लिहाज से सूट नहीं करती और तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टैंडर्ड और स्टेटस के मुताबिक कोई खूबसूरत सी अमीरजादी ही सजेगी। आपा को अपनी बेटी की बेइज्जती पसंद नहीं आई थी। सोची बची करके बोल पड़ी थी। जिंदगी मुझे गुजारना है और मैं ये जान चुका हूँ कि मेरे साथ नीमा के अलावा और किसी भी किस्म की, किसी भी तबके की और कोई ज़ोहरा जबी नहीं चल सकती। ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि आप लोगों के साथ भी किसी बड़े घर की नखरीली हसीना का गुजारा नहीं होगा। नीमा तो हर लिहाज से फिट है। यहाँ हम कर लेंगे भैया गुजारा। आपा चमक कर बोली। हमें तो बस शहनीन जैसी खूबसूरत और नाजुक सी भाभी चाहिए। तुम देख तो लो इसे बच्चे, एक बार मिलो तो सही। इतनी खूबसूरत और कम उम्र है वो कि अम्मा मुझे ललचा रही थी। मैं बेबसी से सर पकड़ कर रह गया। अम्मा आप क्यों नहीं समझती? क्यों आपकी आंखों पर अमारत और हुस्न की पट्टी पड़ गई है? जिस किस्म का बंदा हूँ इस लिहाज से मैं नीमा जैसे मिजाज की हामिल लड़की के साथ ही एडजस्ट हो सकता हूँ। वो मुझे समझती है अच्छी तरह, मेरे ख्यालात का परतो है। ना मुझे हुस्न की तलब है ना अमारत की। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मुझे अपने मिजाज के मौसमों का साथ चाहिए और वो सिर्फ नीमा ही हो सकती है। मेरे हतमी अंदाज ने अम्मा को भड़का दिया। मगर हम ऐसी मामूली सूरत शक्ल वाली लड़की को बहू नहीं बना सकते। आखिर चार बंदों में हमें भी मुंह दिखाना है। शहरीन तुम्हें नहीं पसंद तो कोई और देख लेते हैं, मगर वो नीमा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। गजब खुदा का। सारे जानने वाले लान तान करेंगे कि बहू मिली तो ऐसी गिरी पड़ी लावारिस। हमसे तो दूसरों की बातें नहीं सुनी जाती। हमारे भी कुछ अरमान हैं। आखिर तुम्हें माँ बहनों को नाराज करके अपनी पसंद की दुल्हन लाना है तो फिर ठीक है, हमें छोड़ आओ दोबारा उसी फ्लैट में, वहां रह लेंगे। तुम यहाँ अपनी दिल की मलका की हमरा खुश रहना और हमसे किसी किस्म का ताल्लुक न रखना। माँ का सर्द मेहर अंदाज मुझे अंदर से बाहर तक बेबसी की आग में झुलसा गया। उसी लम्हे कोई अंदर दाखिल हुआ। ये नीमा थी। धुआं धुआं चेहरा, लड़खड़ाती हुई चाल, बेआसान अंदाज। वो अंदर दाखिल होकर गिरने के से अंदाज में करीब पड़े सोफे पर बैठ गई। मैंने बगौर उसके लरजते कांपते वजूद को देखा और जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे नामानुस सा एहसास हुआ था जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ काफी देर से, मगर फिर अम्मा से बहस मुबाहिसे और गर्मा गर्मी में दोबारा ध्यान नहीं गया। तो क्या उसने सारी बातें सुन ली हैं? नहीं मेरे खुदा, इसको अपनी इसार पसंदी और हमदर्द फितरत की इतनी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा रुआं रुआं मुर्तश था, मगर होनी को होना होकर रहना था। उसका हर हर अंदाज पुकारा था कि यही बात थी। गर्मी में आई हूं ना तो लो लगने से असाबी उलट गए मेरे। कितनी ही देर बाद खुद पर काबू पाते हुए उसने वजाहत की थी, मगर उसकी आवाज़ की मखसूस खनक की जगह खोखलापन और लर्जिश मौजूद मुझसे पिन्हा कैसे रह सकती थी। जब से नए घर में शिफ्टिंग हुई थी, घर वालों की उसके साथ पसीराई की वो पहले वाली गर्मजोशी और वालाहाना अंदाज नहीं रहे थे। वो भी शायद महसूस कर चुकी थी, इसलिए बहुत कम कम आती थी। हस्बे मामूल वो इधर उधर की बातें करती, खुद को मसरूफ़ और बेखबर ज़ाहिर करती रही, मगर उसके रुएं रुएं से फूटती बेचैनी और इज़्तिराब की मौजें बगौर देखने पर वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थीं। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बैग उठाते उठ खड़ी हुई। बैठ जाती थोड़ी देर, अम्मा ने रस्मन कहा। इनके अंदाज में बड़ा ठंडापन और बेमहरी थी, मगर उसने नहायत तहम्मुल और आला दर्जे की फराग दिली का सबूत देते हुए उसे नज़रअंदाज कर दिया। ज़रूर रुक जाती आंटी, लेकिन कुछ काम है मुझे। दरअसल इन दिनों मैं अपनी जहनम ट्रांसफ़र करने की चक्रों में हूँ। वहाँ कुछ जान पहचान के अजीज़ मौजूद हैं। दुआ कीजिएगा मेरा काम हो जाए। फिर वो मेरी तरफ पलटी थी। और हाँ भाई जनाब खावर मुगल, आप शादियाने कब भिजवा रहे हैं? ज़रा जल्दी जल्दी कर डालिए ये काम, ताकि हम भी जाते जाते आपकी खुशियों में शरीक हो जाए। मैंने सर उठाकर गहरी नज़रों से उसकी सिमत देखा। वही बेलौस बेरिया मुस्कुराहट आंखों में, कमाल दर्जे का ज़ब्त। मैं कुछ कहना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, उसके पीछे आकर सारी हकीकत मुनकशिफ करना चाहता था, मगर किसी नादीदा ताकत ने मेरे कदमों को ज़मीन में काट दिया। वो चली गई और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने की हिम्मत भी अपने अंदर पैदा ना कर सका। कितना बेतौकीर कर दिया था अम्मा और आपा लोगों के ख्यालात ने उसे, किस तरह उसकी इज्जत नफ्स को रौंद डाला था। उसकी अना, उसकी खुददारी पर किस तरह ताजियाना लगा था। उसे खुद अपनी नज़रों में कितना गिरा दिया था। मैं पूरी तरह महसूस कर सकता था। वो जो सबको जोड़ने वाली थी, मरहम रखने वाली थी, जो हमदम हमराज और चारा गर और दमसाज थी, सबकी किस बेदर्दी से उसके खलूस, इसके इसार का मजाक उड़ाया गया था। और इन जहरीली खटोर बातों के डंग किस किस तरह उसकी रूह को जख्मी कर रहे होंगे। बेचैनी, इस्तराब और दुख की लामतनाही चादर ने मेरे पूरे वजूद को लपेट में ले रखा था। महज 2 हफ्ते बाद वो रखते सफ़र बांधे तैयार थी। मैं इस अरसे में हथियार डाल चुका था। इरादा था कि तुम्हारी शादी तक रुक जाऊं, मगर ट्रांसफ़र ऑर्डर ज़्यादा ही जल्दी आ गए। बहरहाल मेरी तरफ से भी बहुत सारा
خوش ہو لینا۔ جاتے ہی سمے وہ الوداعی ملاقات کے لیے آئی تو سب سے مل کر بڑے حشاش سے انداز میں مجھے چھیڑا تھا۔ مکینوں کے دلوں کی قدرتوں اور بدگمانیوں سے آشنا ہوتے ہوئے بھی ان سے اتنی لگاوٹ اور اتنے خلوص سے ملنا بڑے دل گردے والے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اماں جی، آپ لوگوں کے ہاں مجھے جو پیار، محبت اور احساس تحفظ ملا، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی آپ کو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اتنا عرصہ مجھے غریب الوطنی کا اور بے آسرا ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ میں آپ سب لوگوں کی بہت مس کروں گی۔ مجھ سے اگر نادانستگی میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو چھوٹی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ سب سے مل کر وہ ہوا کے جھونکے کی مانند خاور ولا سے نکل گئی اور جیسے میری زندگی سے بھی خوشی اور سکون کی برکھا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے پورے گھر کا ایک چکر لگایا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو کھو دینے کا ہولناک احساس میری رگ رگ میں انگارے دوڑا رہا تھا۔ یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے سفید لفافے پر نظر پڑی، کھولا۔ عزیزم خاور، قیمت نہ لگا جذبہ اثار طلب کی، ہر شے کو فقط چشم خریدار سے مت دیکھ، میں اور کہیں صاف دکھائی نہیں دوں گا، ہٹ کر مجھے آئینہ کردار سے مت دیکھ، تمہاری خیر اندیش۔ وہ کب کی خاموش ہو چکے تھے، مگر تانیہ ہنوز جیسے کسی طلسم کے زیر اثر خود کو اس ماحول میں جذب پا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گزرا ہو۔ وہ خود کو اس کہانی کا ایک کردار سمجھتے ہوئے شکست و ریخت کے ان جذبات کو مکمل طور پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا خاور مغل کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بند ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں کیا تھا، تانیہ سے زیادہ دیر تک دیکھا نہیں گیا۔ ملال، حسرت، تشنا کامی، تعصب، دل گرفتگی اور شکستہ پائی کی دھول نے ان کے چہرے کے سارے رنگ نچوڑ لیے تھے۔ ان کی سرخ و وحشت زدہ آنکھوں میں ویرانیوں کے سائے رقصاں تھے۔ اس سمے وہ اتنے ٹوٹے پھوٹے، اتنے شکستہ نظر آ رہے تھے کہ تانیہ کا دل شدت غم سے بیٹھنے لگا۔ تو یہ تھا سارا قصہ بیبی۔ اب تم جان ہی چکی ہوگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں میں کس حد تک حق بجانب ہوں، اور دیکھ لو ان کو ان کی ہوس زر اور ظاہری آن بان نے کتنا بے سکون کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھ سے شاکی کیوں ہوتے ہیں؟ بھگتیں اب اپنا بھگتاں، انہوں نے خود اپنے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے، اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ جذبات مجھ سے طلب کرتے ہیں جنہیں عرصہ ہوا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خود غرضی کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں۔ میرے اندر کیا باقی رہا ہے ان کو دینے کے لیے؟ دل کے سارے خزانے تو لوٹ لیے، جذبات کے سارے الاؤ بجھا دیے۔ اب میں اندر باہر سے برف کے تودے کی صورت اختیار کر چکا ہوں۔ کوئی چیز اب مجھے نہیں پگھلاتی، نہ آنسو، نہ آہیں، نہ جذبے، نہ خلوص۔ مجھے خود اپنے آپ سے محروم کر ڈالا ہے ان لوگوں نے۔ ان کی آنکھوں کی وحشتیں بول رہی تھیں، آؤ بیبی گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ میں لوٹتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سارے راستے دونوں گمسم بیٹھے رہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے پہلے اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی شہرین کی جانب گئی، پھر بے اختیار کلائی پر بندھی گھڑی پر جا ٹھہری، اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے تھے۔ خاور مغل تو چابی ہاتھ میں جھلاتے آگے بڑھ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی کچھ ہچکچا کر شہرین کے پاس سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سوری بھابھی، کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ دیر تمہیں نہیں، مجھے ہوئی ہے، جو تمہارا کھیل نہیں سمجھ سکی۔ میں تمہیں بہت معصوم اور سادہ مزاج کی لڑکی خیال کرتی تھی۔ خبردار شہرین، مزید ایک لفظ مت کہیے گا۔ کسی کی بے غرضی کو یوں سرے عام نیلام نہیں کرتے۔ وہ اسی لمحے پلٹ آئے تھے۔ تانیہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دوسروں کا تو آپ کو بہت خیال ہے، جس کا رکھنا چاہیے اس پر تو کبھی ایک لمحہ رک کر تفصیلی نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ شہرین کے سلگتے انداز اس کے اندرونی کیفیت کے غماس تھے۔ خیال وہاں رکھا جاتا ہے جہاں دل رکھے جاتے ہیں، مان رکھے جاتے ہیں، اور یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں ہوتا کہ چھڑی گھمانے سے مکتوب سامنے آ جائے۔ اس کے لیے بڑی تپسیا کاٹنی پڑتی ہے۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ یہ وہ نہیں ہے جس سے آپ کو خائف ہونا چاہیے۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، تیز تیز قدموں سے اندر بڑھ گئے تھے، اور اسی لمحے تانیہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس گھٹن زدہ بدگمان فضا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی۔ ڈیڈی پر زور دے کر وہ اپنا ٹرانسفر لاہور سے پنڈی میڈیکل کالج میں کروا سکتی تھی۔ وہ جہلم سے ویسے بھی بہت نزدیک پڑتا تھا۔ جا رہی ہو بیبی تم بھی؟ جاتے سمے وہ ان کے وش کرنے آئی تو انہوں نے تھکے تھکے انداز میں دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ وہ سوچنے لگی کیا جواب دے۔ چلو تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھنا ہم تمہیں دوبارہ یہاں ضرور لائیں گے، اور بہت جلد لائیں گے۔ انہوں نے ہلکے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ اس وقت تو وہ ان کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی، البتہ جب 3-4 ماہ بعد وہ لوگ عمر کا پرپوزل اس کے لیے لے کر آئے تب ان کی بات کا اصل مفہوم سمجھ میں آیا۔ عمر امریکہ سے آ چکا تھا اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے، اور اب بزنس میں بھائی کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ روبرو تو تانیہ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، البتہ البم بھی اس کی تازہ ترین تصاویر بغور ملاحظہ کی تھیں۔ دیکھنے میں وہ خاور مغل ہی کی طرح دلکش نقوش اور بھرپور سراپے کا مالک تھا، مگر اصل چیز تو بندے کا مزاج اور عادات ہوا کرتی ہیں۔ اس ضمن میں خاور مغل نے اس کی تسلی کروا دی۔ فکر نہیں کرو، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، بڑا سادہ مزاج، مخلص اور رشتوں کا احترام کرنے والا شخص ہے۔ اس کے ساتھ تمہاری جیسی نیک طور اعتبار کی لڑکی ہی سوٹ کر سکتی ہے۔ ابتدا کی بات چیت کے بعد
जब तुम मुझ पर खुल गई थी, इसी लम्हे मैंने सोच लिया था कि मैं उमर को अपनी तरह जिंदगी की तनहा कर देने वाली भीड़ में गुम नहीं होने दूंगा। उसको उसके स्टेटस का नहीं, रूह का साथी फराहम करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए स्टैंड ही क्यों ना लेना पड़े। मगर इत्तेफाक देखो कि ऐसी नौबत नहीं आई। मुझसे पहले ही अम्मा और आपा लोगों ने उमर के लिए तुम्हारा नाम ले दिया। वक्त ने, हालात ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। अब इन्हें खरे की पहचान हो चुकी है। मेरे मामले में तो देर हो गई थी, लेकिन सच शुक्र उमर के मामले में देर नहीं हुई। कोई एक दरीचा बाकी था जहां से ताज़ा हवा अंदर आ सकती है। बेबी, तुम्हें वहां कदम जमाने के लिए मेहनत तो ठीक ठाक करना पड़ेगी कि बदगुमानियों, कुदरतों और रंजिश का कड़वा कूड़ा समेटने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने एक बार कदम जमा लिए तो फिर एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगी, बशर्ते के कोशिश जारी रखो। राह की मुश्किलात से निपटने का इरादा ठान लो। तानिया ने धीरे धीरे सर उठाकर उनके चेहरे की जानिब देखा, फिर मजबूत लहजे में बोली, मैं मुश्किलात से नहीं घबराती खावर भाई। नमू आंटी कहा करती हैं, अगर आपके अंदर अज़्म जिंदा है, चलने का हौसला मौजूद है, तो फिर हम सफरी के लिए कहीं दूर टिमटिमाते एक मिट्टी के दिए की लौ, किसी मेहरबान याद के जुगनू ही बहुत काफ़ी हुआ करते हैं। किसी का ख्याल, किसी की याद भी तो बेहतरीन हम सफ़र हुआ करती है। फिर मेरे साथ तो आप जैसी शफीक और मेहरबान हस्ती की आशीर्वाद शामिल है। भाई, ये तुम्हारी नमू आंटी क्या चीज़ है जो तुम्हें वहाँ लाहौर में भी इतने फासले के बावजूद नहीं भूली। कभी मिलवाओ ना हमें भी उनसे। अब तो सचमुच बड़ा इश्तियाक होता जा रहा है, जिन्होंने इतनी सी बच्ची को इतना शऊर बख्श दिया है। हाँ, ज़रूर मिलवाऊंगी, बल्कि हाथ कंगन को आरसी का अभी चले चलते हैं। ये साथ में 2 घर छोड़कर तो उनका बंगला है। वो वफूरे शौक में यूं ही हमरा हो लिए। अरे बेबी, याद आया, तुम्हारी तो बेतकल्लुफी होगी, आती जाती रहती होगी इनके यहाँ। भला वो मेरे मुतालिक क्या ख्याल करेंगी? उनके घर वाले भी तो कोई होंगे ना। वो बौखलाए थे। इनके साथ इनके शौहर होते हैं, आर्मी में मेजर हैं, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 4-4 साल के दोनों जुड़वा हैं। इनके शौहर शाम की चाय तक आ जाते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। बड़ी मीठी तबीयत के हैं सजाद भाई, आप बहुत खुश होंगे उनसे मिलकर। इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लविंग, केयरिंग और चार्मिंग। मुलाजिम की हमराही में गेट से अंदर दाखिल हुए तो लॉन में मेजर सजाद अखबार पढ़ते मिल गए। बड़े इत्तेफाक से मिले, बड़े अच्छे वक्त पर आए आप लोग। चाय बस आने ही वाली है, बल्कि लीजिए आ ही गई। भाई बेगम, बशीर को भेजकर 2 कप और प्लेटें और मंगवा लीजिए। खावर मुगल ने बड़े तजस्सुस से नजरें उठाई थीं और फिर जैसे वो पत्थर के होकर रह गए थे। बिस्मिल्लाह, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। बड़े स्वभाव से ट्रे मेज पर रखकर वो सीधी हुई थी, हल्के आसमानी कॉटन के सादा से सूट में, वही सादा बेरिया शफाफ चेहरा और बशाश अपनायत आमेज आवाज, अंदाज लिए 100% वही थी। आंटी, ये हैं हमारे गेस्ट खावर भाई, जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया था। इन्हीं के यहाँ मैं ठहरी थी लाहौर में। और खावर भाई, ये हमारी नमो आंटी हैं। आदाब मेजबानी निभाते हुए उसने हल्के से मुस्कुराकर तानिया की मेहमान की तरफ देखा, और फिर वो भी चंद सानियों को दंग रह गई। अरे खावर, तुम, आप, क्या आप जानती हैं खावर भाई को? तानिया खावर मुगल की गुमसुम कैफियत पर क्या कम हैरान परेशान थी, जो नीमा की तहीर आमेज शनाख्त पर हैरत से बुत न बनती। अरे भाई, ये वही खावर तो हैं सज्जाद। मैंने बताया था ना आपको, एमए करने के लिए जब मैं अबू जहबी से पाकिस्तान आई थी तो इन्हीं के यहाँ तो ठहरी थी। बड़े अरसे तक इनका साथ रहा है। अच्छा, अच्छा, तो ये है खबर। फिर तो दोहरी खुशी हुई आपसे मिलकर। नीमा अक्सर जिक्र किया करती हैं आप लोगों का कि आपकी फैमिली ने इनका बहुत ख्याल रखा। मेजर सजाद बीवी की खुशी पर उससे ज़्यादा मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। और कैसे हैं सब? अम्मा जी, बल्किस आपा, उमर, अथर, फरियाल वगैरह। वो बड़ी बेताबी से एक एक का हाल पूछ रही थी। सब ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। खावर मुगल बड़ी मुश्किल से अपने तहीर के गुर्दाब से बाहर निकल पाए थे। बस जल्दी में ही सब कुछ हो गया, इसलिए आप लोगों को मुतल्ला नहीं कर सके। नीमा के बजाय मेजर सजाद ने माजरत खाना अंदाज में जवाब दिया। नीमा के और मेरे वालिद साहब की जान पहचान अबू जहबी में हो गई थी। यहाँ आए तो नीमा को अपने पास बुला लिया। इन दिनों उनकी जॉब का मसला था। जिन दिनों इनकी ट्रांसफ़र इधर जहलम हुई, उस ज़माने में अब्बा जान बहुत बीमार थे। वो मरने से पहले मेरे सर पर सहरा देखना चाहते थे। नीमा की जानिब से रजामंदी के इजहार के बाद सादगी से निकाह हो गया। जो सच पूछिए तो मैं कहूँगा कि नीमा के रूप में बाबा जान ने मुझे सबसे ज़्यादा कीमती और नायाब तोहफा दे दिया है, ज़िंदगी भर के लिए। मेजर सजाद के धीमे संजीदा अंदाज में बड़ी मोहब्बत थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत और दोबारा मुलाकात के वादे के बाद वो लोग बिलाखर उठ खड़े हुए। जब वो वापस आ रहे थे तो मगरिब की अजान हुए आधा घंटा गुजर चुका था। सड़क पर फुटपाथ के किनारे किनारे चलते हुए खावर मुगल के कदमों में बड़ी शिकस्तगी थी। चारों तरफ की फिजा ठंडी चांदनी में भीग रही थी। खुनक हवा तानिया के रेशम मुलायम बालों से छेड़खानियां कर रही थी। खावर भाई, बिलाकर एक जगह रुककर तानिया ने गहरी निगाहों से उनका जायजा लेकर पुकारा,
तू के महबूब मुझे था मुझे मालूम है ये, तू के महबूब मुझे था मुझे मालूम है ये। वो अपनी ही धुन में धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, इर्द गिर्द से बेखबर हता कि अपनी जात से भी बेगाना होकर। उसकी पुकार पर उनके कदम ठटके थे। इन्हें पुकार तो लिया था, मगर अब तानिया की समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। लफ्ज कहीं खो से गए थे। कितनी अजीब बात है, यहाँ फिर दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई है। उसकी नमू आंटी खावर मुगल की नीमा निकली। उसे शुरू से ही नमू आंटी बहुत अच्छी लगा करती थी। जब वो मेजर सज्जाद की दुल्हन बनकर नई नई जहलम आई थी, इनसे पक्की दोस्ती करने के बाद वह अक्सर दिल में सोचा करती थी, भला नमू आंटी से ज्यादा कोई मेहरबान, हमदर्द और प्यारी फितरत का और कोई हो सकता है। खावर मुगल की जुबानी सारी कहानी सुनकर नीमा सदीकी का रोशन किरदार उसकी सोचों के समंदर में एक अरसा तक हलचल मचाता रहा था। वो सोचती, भला नमू आंटी ज्यादा अच्छी हैं या नीमा सदीकी, और जब वो सब फैसला ना कर पाती तो झुंझलाकर जहन को किसी और सिमत लगा लेती। खावर मुगल को नमू आंटी से मिलाने के लिए ले जाते हुए भी उसके दिल में यही कश्मकश ताज़ा थी। कहीं ऐसा ना हो खावर भाई इनसे मिलकर कहे, नीमा तुम्हारी नमू आंटी से कहीं ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसकी इसार पसंद फितरत का कोई जवाब नहीं। उसके दिल में कहीं ये आरज़ू थी कि नमू आंटी नीमा सदीकी के मुकाबले में अगर जीती ना तो कम अज़ कम इनके बराबर ज़रूर रहे। और ये तो उसे खावर मुगल का चेहरा पढ़कर अदराक हुआ कि वो लड़की सरतापा जीत ही जीत थी, नीमा सदीकी के रूप में भी, नमू आंटी के रूप में भी, और मिसेस सज्जाद के रूप में भी, कि कुर्बानियाँ और इसार पसंदी दिलो रूह के साथ साथ रूप को भी निखार देती हैं, एक नूर की कशिश अमेज हाला सा बना देती हैं। बेबी वो जानते थे कि उसने क्या कहने के लिए पुकारा है, इसलिए उसके बोलने का इंतजार किए बगैर खुद ही कहने लगे, तुम्हारी नमू आंटी से मिलकर मेरी एक अरसे की जहन में उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई है। मैं तुम्हारे लाहौर से जाने के बाद अक्सर औकात सोचा करता था कि आखिर वो कौन सी कशिश थी, कौन सी बात थी जो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज एक छोटी सी मासूम सी लड़की के सामने खोल बैठा। आखिर इस छोटी सी लड़की ने मेरे अंदर का भेद कैसे पा लिया, कैसे मेरे माजी के कुआड़ों पर लगे जंग आलूद कुफल खोलकर इसरार पा लिया। अब खबर हुई तुम्हारी बातों में, तुम्हारी गुफ्तगू में उसकी सोच की खुशबू जो शामिल होती थी, उसके ख्यालों की, उसकी ज़ात की महक मुझे तुम्हारे तर्ज़ ग़ुलाम में महसूस होती थी। इस कशिश ने मुझे तुमसे करीब कर दिया। याद करो ज़रा, तुम बात बात पर नमू आंटी का हवाला दिया करती थी। तुमसे बातें करके मैं उसे खुद से बहुत करीब महसूस करता था। शायद इसीलिए तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ी हो गई। तुम्हारे मिजाज और तुम्हारे अंदाज रह रह कर मुझे मानूसियत का एहसास दिलाते थे। खबर भाई इनके खामोश होने पर तानिया ने धीरे से इन्हें दोबारा मुखातिब किया, क्या आप इन्हें बताएंगे कि आज भी आपके दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सका? नहीं, खावर मुगल ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं उसे खलिश में मुतला क्यों करूं? उसने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत अजाबों से गुजरने के बाद सुख और सुकून की छाया नसीब हुई है उसे। मैं दबी हुई राख कुरेद कर उसके पुरसुकून ज़िंदगी में जहर क्यों घोलूं? क्या आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात रहे हैं? तानिया उनके रंग बदलते चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। नहीं, उन्होंने थके थके अंदाज में सांस खींचा। बेबी, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनकी खूबसूरती नोके जुबान के बजाय दिल में रहने पे पोशीदा होती है। जुबान पर आ जाए तो अपना हुस्न और मानी खो बैठते हैं। बाज़ औक़ात इसरार भी फरार का ज़रिया बन जाया करता है। वो अपने घर में खुश है, मुतमईन है, उसे अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत हासिल है। मेरा दिल इस बात पर बहुत मुतमईन है। मैं किसी भी तरह माजी के किसी तज़किरे से उसको इसका तल्ख़ और कर्बनाक माजी याद नहीं दिलाना चाहता। उसको खुश और हंसता बसता देखकर मेरे दिल पर बड़ी बड़ी एहसास जुर्म की सिल कुछ खिसक गई है। बेबी, वो इतनी अच्छी है कि जिसके साथ भी जहाँ भी रहेगी फूल खिला देगी। शर्त ये कि कोई इन फूलों का कदरदान भी हो, हमारी तरह बेकदरा ना हो। और सद शुक्र उसे ऐसा कदरदान मिल गया है। वो खुश है, मैं इसमें खुश हूँ। सच्ची मोहब्बत करने वाले सूद ज़िया नहीं देखते, वो महबूब की खुशी में खुश रहते हैं। आओ चलें। वो आगे चल पड़े थे। तू के महबूब मुझे था मुझे मालूम है, ये अपना पसंदीदा मिसरा गुनगुनाते हुए और सुस्त कदमों से इनके पीछे चलती हुई तानिया के जहन में इनकी सुनाई हुई नज़म के फिक्रे मचल रहे थे। नुमाइश की तहरीर से ज़िंदगी की रवायात निभाते बहुत उम्र गुजर रही। बहुत हौसलों की शिकस्तों को पंदार ने खामोशी के कफन में लपेटा। बस अब रास्तों में दरख्तों की परछाइयों का संदेशा समझ लो। वो दीवार गिरती नजर आ रही है। कुर्बानी लाजिम है ज़िंदगी की नमू के लिए। हमदर्दी और इसार पसंदी लाजिम है इंसानियत का इल्म बुलंद रखने के लिए। दो घड़ी रुक कर किसी के दुख सुख सुन ले। ज़िंदगी को इस खुदगर्ज भी नहीं बना देना चाहिए कि ज़िंदगी का पता देती धड़कनों के राग भी कानों तक ना पहुँच पाएँ। हवसर और तलब हुस्न की मासवा भी एक शय हुआ करती है, इंसान दोस्ती। इन्हीं सोचों में घर करीब आता जा रहा था। बैरूनी लाइट्स की रोशनी ने इनके कदमों को जगमगा दिया था। वो दोनों रोशनी से लम्हा ब लम्हा करीब होते जा रहे थे।